हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेईई नीट में। जी हाँ, ये जो आपका 40 डेज़ का किल शॉट वन शॉट प्रोग्राम जो लेकर हम आए हैं, इसमें हर रोज़ हम एक चैप्टर कवर करवा रहे हैं और हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी इन 40 डेज़ की जो आखिरी आईआईटी जेईई मेंस की कुछ चंद दिनों की तैयारी बची है उसे और बेहतर बनाया जा सके। तो हम इंश्योर करने वाले हैं कि इन 40 डेज़ में हम आपके सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के थ्रू उन सारे कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करवा पाएँ। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट्स। तो पहले हम डिटर्मिनेंट्स की समरी पढ़ेंगे, सारे थ्योरी को रिवाइज करेंगे एंड देन डिटर्मिनेंट्स पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देन फाइनली कुछ पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू कंसोलिडेट करेंगे कि जेईई मेंस एक टफ एग्जाम नहीं है। अगर बारीकियां पता हैं तो एग्जाम निकालना एक इजी टास्क है। तो चलिए इस लेक्चर की, इस टॉपिक की थ्योरी से हम शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से, क्या होता है डिटर्मिनेंट्स? तो डिटर्मिनेंट बड़ी आसान सी चीज़ होती है स्टूडेंट्स, बड़ी बेसिक सी बात है। मैट्रिक्स का ही एक्सटेंशन है। तो मैट्राइसिस जो इसके जस्ट पहले वाला आपने लेक्चर देखा होगा, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है डिटर्मिनेंट्स। पर इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से डील करना है जो कि आपके सिलेबस में रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है थर्ड ऑर्डर तक, यानी 1 by 1, 2 by 2 एंड 3 by 3, तो उस मैट्रिक्स का एसोसिएशन एक नंबर से होता है। मतलब उस मैट्रिक्स को एक वैल्यू असाइन की जाती है। वो वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उस वैल्यू को निकालने के क्या क्या अलग तरीके हैं, वही हम आज डिस्कस करेंगे। बट वो जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ए अगर एक मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप लिख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरीके से, या फिर ए के ऊपर मॉड लगा दीजिए। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन नहीं है, मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है, डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और या फिर आप डिटर्मिनेंट को अक्सर एक ट्रायंगल से भी डिनोट करते हैं। सो 3 तरीके हैं डिटर्मिनेंट लिखने के। कैसे निकालते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, हम डिस्कस करेंगे। बट डिटर्मिनेंट कैसा दिखता है स्टूडेंट्स? अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, है ना, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने के बहुत सारे आसान से इंटरेस्टिंग से तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिलेबस यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप याद रखिए कि अगर एक 2 by 2 मैट्रिक्स है, अगर एक 2 by 2 मैट्रिक्स है जैसे ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा ए डी माइनस बी सी। सिमिलरली अगर एक 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे अगर इसने इसको रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड किया, तो रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करने का मतलब है उसने ए बी और सी 3 एलिमेंट्स ले लिए। तो पहले तो आप लिख लीजिए ए बी और सी, फिर आप कैसे शुरू करिए, इसके आगे प्लस साइन, इसके आगे माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस और फिर ये प्लस। तो आपने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड किया है, तो ए बी सी के रिस्पेक्ट में एक्सपांड किया है, तो ए होगा पॉजिटिव, बी होगा नेगेटिव और सी होगा पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और सी पॉजिटिव। लेकिन आगे क्या करना होगा? आगे करना होगा क्लास कि जब ए आपने लिया तो ए वाला कॉलम और ए वाली रो छोड़ दीजिए, तो बच क्या रहा है क्लास? क्यू आर वी डब्ल्यू। तो अब क्यू आर वी डब्ल्यू एक 2 by 2 का डिटर्मिनेंट लीजिए और उसको भी एक्सपांड कर दीजिए। और क्यू आर वी डब्ल्यू सीखा है हमने क्लास, क्यू डब्ल्यू माइनस आर वी, जस्ट ये वाली टेक्निक। सिमिलरली अगला टर्म आता है बी। अब बी के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बी के लिए मैं वापस यही सेम टेक्निक यूज़ करूंगा। मैं बी वाला पार्ट उठाऊंगा, यानी बी का कॉलम और बी की रो को डील करूंगा। मतलब मैं बी का कॉलम और बी की रो हटा दूंगा, तो बचा कौन क्लास? पी डब्ल्यू एंड आर यू। तो मैं लिखूंगा पी डब्ल्यू और माइनस आर यू। आप हमेशा इस बात को याद रखिए। और सिमिलरली जब हमने सी को लिया था, जब हम सी को कंसिडर कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो सी को कंसिडर करते वक्त हमने क्या किया था? सी को कंसिडर करते वक्त सी का कॉलम और सी का रो हटाइए, तो बचा क्या? पी वी माइनस क्यू यू, और आप ये लिख दीजिए। इस तरीके से आप 3 by 3 डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे वो कह रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सपांडिंग। या तो रोज के रिस्पेक्ट में करिए या कॉलम के रिस्पेक्ट में। अब रो भी आपके पास 3 है, रो 1, रो 2, रो 3, या कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, या फिर इस तरीके से आप एक्सपांड कर सकते हैं जैसे हमने एक स्टैंडर्ड तरीका सीखा अभी रो 1 के रिस्पेक्ट में। जनरली हम रो 1 पर ही जाते हैं या कॉलम 1 पर ही जाते हैं, बट जहाँ भी आप चाहें आप उस रो या उस कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर सकते हैं। चलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि प्लस या माइनस साइन जो एक्सपांशन में है वो डिटर्मिनेंट जो थर्ड ऑर्डर का होता है उसमें कुछ इस तरीके से रखा जाता है। पहले इसकी थ्योरी बड़ी सिंपल सी है कि इसकी जो पोजीशन है, मतलब ये है फर्स्ट, ये फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये है सेकेंड रो फर्स्ट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब कुछ मत करिए, आप -1 की पावर रेस करिए इनके सम पर। और अगर मैं -1 की पावर इनके सम पर रेस करूं, मतलब आई और जे के सम पर रेस करूं, तो 1 + 1 कितना होता है? 2, -1 की पावर इवन यानी पॉजिटिव, 2 + 1 3, -1 की पावर ऑड यानी नेगेटिव। तो ये इस तरीके से डिसाइड होता है। बट आप इसे ऐसे याद रख लीजिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, मतलब ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस चलाते जाइए, ये चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, है ना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है क्लास
स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिंगुलर अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। आपको याद होगा मैट्रिक्स वाले चैप्टर में से जस्ट पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हमसे एक क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है, मतलब वो कहना चाह रहा था अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट जीरो है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। वही बात अब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी कहे कि अगर एक मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, ये लाइन याद रखना क्लास, क्योंकि कभी कभी वो ऐसे नहीं बोलेगा कि आपको वो कह देगा कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो ऐसे लिख के नहीं देगा वो इसके बजाय ये लिख के देगा कि सर ए जो है वो सिंगुलर है। तो आप कैसे पता करोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है जब तक आपको ये बात ही नहीं पता होगी। तो याद रखिएगा कि ये प्रॉपर्टी होती है, बेसिक सी स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट सी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स को लेकर। तो पहली बात, ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज जीरो देन डेल्टा इज जीरो। वो क्या कहना चाह रहे हैं क्लास, अगर किसी भी रो का है किसी भी कॉलम का कोई भी रो अगर जीरो है या फिर कोई भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो डिटर्मिनेंट डेफिनेटली जीरो होगा, क्योंकि अगर आपने उस रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड किया तो दैट इंटू समथिंग माइनस दैट इंटू समथिंग प्लस दैट इंटू समथिंग, मतलब जीरो इंटू जीरो मतलब जीरो जीरो जीरो, और जीरो का सम या जीरो का डिफरेंस हमेशा जीरो होता है, इसलिए वो जीरो होगा। सिमिलरली एक और बात है, अगर दो कॉलम प्रोपोर्शनल हैं, अगर दो कॉलम प्रोपोर्शनल हैं का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए। मान लीजिए यहाँ पर एक कॉलम है ना, ये दोनों कॉलम्स प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब है मान लो ऐसा कुछ है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है ए बी और सी, और प्रोपोर्शनल मतलब इसी का कुछ मल्टीपल, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लैम्डा ए, ये लिखा है लैम्डा बी और ये लिखा है लैम्डा सी। तो आप डिटर्मिनेंट्स में से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं मतलब लैम्डा 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 कॉमन आ सकता है। जैसे ही लैम्डा लैम्डा कॉमन आएगा तो आप ये तीनों लैम्डा बाहर निकालेंगे, तो जैसे ये तीनों लैम्डाज आप बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा बाहर एक लैम्डा। जैसे मैट्राइसिस में याद है आपको एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे तो मैट्राइसिस के उस मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। बट डिटर्मिनेंट में आप एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि किसी स्केलर क्वांटिटी से आपने मल्टीप्लाई किया तो या तो आप उसको किसी एक रो या फिर किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसके एक कॉलम में मुझे लैम्डा दिख रहा था सारे एलिमेंट में, तो मैंने लैम्डा कॉमन ले लिया। मान लो कुछ भी होता, थर्ड कॉलम कुछ भी होता, लेट्स से डी ई एफ। अब मुझे क्या दिख रहा है, इसके दो रोज वापस आइडेंटिकल दिख रहे हैं, तो हम रोज पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे इसके दो कॉलम्स आइडेंटिकल दिख रहे हैं, रियली सॉरी रो नहीं, उस बार ये है कॉलम, तो मुझे इसके दो कॉलम्स आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं। और अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ कॉलम वन पर एक ऑपरेशन, ये हम सीखने वाले हैं अभी इसी लेक्चर में। कॉलम वन पे मैं लिखने वाला हूँ कॉलम वन माइनस कॉलम टू, और जैसे आपने कॉलम वन में से कॉलम टू के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस ए जीरो, बी माइनस बी जीरो, सी माइनस सी जीरो, तो ये हो जाएगा लेमडा टाइम्स जीरो 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 ए बी सी, और ये हो जाएगा डी ई एफ। और जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। ये बात कहाँ से आई थी क्लास, ये बात यहाँ से आई थी कि किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम प्रोपोर्शनल हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, वो यहाँ से डिराइव होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट सी कह रहा है कि सर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज है, उन दोनों का ही डिटर्मिनेंट सेम होता है। यानी एक मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए या फिर पहले उसका ट्रांसपोज ले लीजिए और फिर डिटर्मिनेंट निकालिए, तो हर केस में, ये दोनों ही केस में इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमेशा सेम होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है आई होप कि आप जब भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आप डिटर्मिनेंट सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, मतलब 1/1, 2/2, 3/3, 4/4। और लो आपका सिलेबस लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है 3/3 तक ही, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कह रहा है इफ़ एनी टू रोज कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड तो डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। मतलब अगर मुझे कुछ बोला जाता जैसे कि कुछ ऐसा, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा सा है ना, कैसा सा है, ऐसा सा, देखो जैसे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पे लिखा हुआ है जी एच आई, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके इन दोनों रोज को इंटरचेंज करना चाह रहा हूँ, मतलब इसकी वैल्यू है लेट्स से कुछ के, तो बेशक अगला जो आपका एक्सप्रेशन आएगा मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो के आता है, मतलब इसको सॉल्व करने पे एक नंबर आता है के। मैं चाहता हूँ सर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो आप क्या कर दोगे, आप ए बी सी को तो ऐसे ही रख रहे हो लेकिन डी एफ को आप थर्ड रो बना दे रहे हो और थर्ड रो जो थी जी एच आई उसको आप सेकंड रो बना दे रहे हो। तो जैसे ही आप ऐसा करते हो तो आपने किसी रो को इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे बस इतना सा इफेक्ट पड़ता है कि वो नेगेटिव हो जाता है। अगर अभी तक वो के हुआ करता था तब वो माइनस के हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुई, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। क्या ये लाइन समझ आई आपको? आई होप अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि अगर किसी भी रो में, सब में या किसी भी कॉलम में कोई स्केलर क्वांटिटी मौजूद है तो आप उसमें से वो लैम्डा या वो स्केलर क्वांटिटी कॉमन ले सकते हैं। बट मैट्रिसेस में जहाँ वो स्केलर क्वांटिटी सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती थी, यहाँ पर वो क्वांटिटी किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए
एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मतलब किसी मैट्रिक्स को अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस बात का बड़ा इंपॉर्टेंट सा रेलेवेंस, इस बात को समझिए स्टूडेंट्स। मान लो एक मैट्रिक्स है ए, है ना, और इस मैट्रिक्स को मैंने के से मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैट्रिक्स ए था, मान लो पहले जो मैट्रिक्स ए था वो क्या था, वो कुछ ऐसा था, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर मैट्रिक्स कुछ ए जो था वो ऐसा सा था, है ना, मतलब वो था लेट्स से ए बी सी, है ना, डी ई एफ, और वो था जी एच और आई। अब मैंने इसको के से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही मैंने के से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा के ए, तो यहाँ पे हो जाएगा के ए के डी के जी, मतलब मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में हम सारी जगह मल्टीप्लाई करेंगे, फिर के बी के ई के एच, फिर हो जाएगा के सी के एफ और ये के आई। अब मैंने मान लो इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ, मैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगा स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, है ना, हमने ये निकालना चाहा, तो हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट इसका निकालूंगा तो क्या होगा, वो होगा के ए के बी के सी, फिर क्या होगा के डी के ई और के एफ, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर होगा के जी और के एच और फिर के आई, है ना। अब सोच के देखो, मैं सब रो में एक के देख पा रहा हूँ या सब कॉलम में एक के देख पा रहा हूँ, तो यहाँ से एक के उठाए, यहाँ से एक के उठाए और यहाँ से एक के उठाए, है ना, तो एक के यहाँ से, एक के यहाँ से और एक के यहाँ से, तो मेरे पास क्या आया, के क्यूब बाहर, और बच क्या गया अंदर हमारा पूरा ये मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट। और वो डिटर्मिनेंट क्या है, वो डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट है। तो ये कुछ ऐसा सा बन जा रहा है। इस बात का इंपॉर्टेंस ये है, इस बात का सिग्निफिकेंस ये है स्टूडेंट्स, कि आप ध्यान से देखो, यही तो फॉर्मूला है। यानी अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट जितना ही होगा, बस उस स्केलर क्वांटिटी को उस मैट्रिक्स के ऑर्डर तक रेस करके मल्टीप्लाई कर देना, यही हमेशा आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर यहाँ तक समझ आया, फिर आगे हमें क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ध्यान से सुनेंगे। If each element of a row of a determinant is written as the sum of two or more terms, मतलब इसको ऐसे समझिए क्लास, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ a1 plus a2, p1 plus p2, u1 plus u2 और बाकी टर्म है bc, qr और vw, तो आप इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के सम में लिख सकते हो। वहाँ पे ये चीज़ इंश्योर रहेगी कि ये दोनों रोज तो, ये दोनों कॉलम्स तो आइडेंटिकल थे, बस a1 और a2 स्प्लिट हो जाएंगे, p1 और p2 स्प्लिट हो जाएंगे और u1 u2 स्प्लिट हो जाएंगे। ऐसा ही सेम आप रोज के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे कॉलम के रिस्पेक्ट में दिया है, फर्स्ट कॉलम को हमने स्प्लिट किया, ऐसे ही आप इसको रो के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, है ना। सिमिलरली यहाँ पे वो क्या करे, इफ ए स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी रो कॉलम इज एडेड टू अनदर रो कॉलम देन डेल्टा इज अनचेंज्ड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है क्लास। वो क्या कह रहे हैं, अगर एक आपके पास डिटर्मिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू, तो आपने क्या किया, आपने ये किया सर कि आपने R1 जो रो 1 है, रो 1 को किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, मतलब ए बी सी को मैंने किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, लेट्स से के से, और फिर R2 के साथ ऐड करके R2 में लिख दिया, मतलब ए के बी के और सी के किया, लेकिन ये मैंने कहाँ किया, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में, मतलब सेकंड रो पर ऐड किया। तो मैंने सेकंड रो के एलिमेंट जो थे पी क्यू आर, उसमें के ए के बी और के सी ऐड किया। यकीन करिए वही डिटर्मिनेंट रहेगा, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो इसके इक्वल होगी। यानी आप एक बात समझ पा रहे हैं, आप डिटर्मिनेंट्स पे कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। वो ऑपरेशन क्या होंगे क्लास, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ऐड किया जा सकता है। बट एक बार करिएगा तो सिर्फ रो पर करिएगा, एक बार करिएगा तो सिर्फ कॉलम पे करिएगा, और एक साथ तीनों रो या तीनों कॉलम पे मत कर देना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि दो रोज को एक साथ कंसिडर कर सकते हो या फिर दो कॉलम्स को एक बार में एक साथ कंसिडर कर सकते हो। साइमल्टेनियसली दो रो और दो कॉलम पे एक साथ मत कर देना, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी, ज़्यादा काम नहीं आती है, आप स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। अक्सर बच्चे इस चीज़ को लेकर गलती कर देते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे ध्यान से पढ़ना। पहली प्रॉपर्टी, अगर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकाले तो उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ना सिर्फ ये बल्कि उनके रिवर्स प्रोडक्ट के भी डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है। ना सिर्फ ये बल्कि एक का ट्रांसपोज लेके दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा, दूसरे का ट्रांसपोज लेके पहले को मल्टीप्लाई कर दो वो भी चलेगा, या फिर ये भी चलेगा कि दोनों के ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट निकालो। तो आपको बातें समझ आ रही हैं। डिटर्मिनेंट बहुत ही सॉर्टेड सी परिभाषा है, डिटर्मिनेंट बहुत ही सॉर्टेड सा फंक्शन है। चलिए इसके बाद किसी भी मैट्रिक्स को किसी पावर तक मल्टीप्लाई करो और फिर डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर किसी भी डिटर्मिनेंट को, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को और उसको किसी पावर तक रेस कर दो, ये एक ही बात है। ये वैसी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, जैसे हमने सीखा था ए का ट्रांसपोज लेके उसको किसी पावर तक रेस करें, या फिर ए को किसी पावर तक रेस करके फिर उसका ट्रांसपोज ले लें, एक ही बात है। सेम डिटर्मिनेंट के लिए भी ट्रू है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, साइक्लिक डिटर्मिनेंट्स। ये कुछ स्टैंडर्ड से डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको आप याद रखिए। अगर आप इनको याद रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे। जैसे अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर और 1z z स्क्वायर, तो सीधे सीधे उसको ऐसा लिख सकते हो,
मतलब एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि अगर आपको ऐसा दिखा तो आपको ऐसा चमकना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट एक और साइक्लिक होता है, जैसे 1x x क्यूब, 1y y क्यूब, 1z z क्यूब, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो, मतलब वही है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जो आपने यहाँ देखा वही सब कुछ, बस एक छोटा सा चीज़ कि x प्लस वाई प्लस जेड भी इसमें अपेंड हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अगर एक्स वाई जेड की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता तो अभी भी कहानी वही होती, बस यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स हो जाता। याद रखिएगा प्लीज़ इसे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा साइक्लिक डिटर्मिनेंट होता है ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, साइक्लिसिटी है ना, तो उसका जो वैल्यू आप लिख सकते हो हमेशा वो ये होती है, वो क्या होती है, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या फिर इसी को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आप प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी क्रूशियल सी हैं, ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट सी हैं, मतलब इनके बेसिस पे आप हमेशा आंसर्स बहुत जल्दी ले आएंगे। मतलब ऑब्वियसली इसको एक्सपांड करके आप आंसर लिख ही सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ कि ऐसे भी तो सोच सकते हो कि अगर ये थोड़ा बहुत याद रह जाए तो आप आंसर निकालें, मतलब भूल जाओ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जो आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या आपको पता है कि आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं? जी हाँ, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मुझे कोऑर्डिनेट दिया है ना, 2D में हमें दिया है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये कोऑर्डिनेट है किसी ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स के, वर्टाइसिस के, है ना। अब वो बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो सीधी सीधी बात है, आप लगाओ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और इसका क्या ले लो, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, बट एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है जो पॉजिटिव ही होती है, तो उसका फिर मॉड ले लेना। वो ये जो बाहर वाला मॉड है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, और इसके बाहर क्या, हाफ। आई होप आपको बात समझ आई। जैसे ही आपको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। एक बात बताओ क्लास, अगर ये एक 3 पॉइंट्स हैं तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तब जाकर एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ट्रायंगल बनता क्या, नहीं। तो मान लेते हैं इन तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है वो कितना होगा, वो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, तो इनसे तीनों से जो बने वाला ट्रायंगल है अगर उसका एरिया 0 है, मतलब क्या है, वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर होने के केस में उन तीनों का डिटर्मिनेंट 0 होगा। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को याद रखिए, जैसा कि हम शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट रिमेंबरिंग द बेसिक्स, रिमेंबरिंग द फॉर्मूला, रिमेंबरिंग द न्यूएंसेस। जितनी ज़्यादा बातें पता होंगी एग्जाम्स में, उतने सारे क्वेश्चंस उतनी जल्दी ही हो पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। अब बात आ रही है माइनर और को फैक्टर की, यहीं से हम एडजॉइंट और इन्वर्स की तरफ बढ़ेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। माइनर बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी होती है। माइनर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप उस एलिमेंट के वही रो और वही कॉलम को छोड़ दीजिए, तो जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट उसका माइनर होता है। जैसे अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि A11 का माइनर क्या होगा, तो हम उसको लिखते हैं M11, और A11 का माइनर निकालना है तो A11 वाली रो और A11 वाला कॉलम हटाइए, तो बचे कौन, A22 और A23, A32 और A33, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, वो इसका होगा माइनर। आई होप आपको बात समझ आई। ये बात वही है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो ऐसी कुछ हम चीज़ें करते हैं। माइनर के साथ को फैक्टर में क्या होता है, को फैक्टर कुछ नहीं होते, को फैक्टर में आप साइन और लगा देते हो, और ये वही साइन है स्टूडेंट्स, कौन से साइन, वही -1 की पावर i + j। यानी अगर 3/3 में बात करूँ तो आप याद करिए बस ऐसा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, मैंने बस ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलाया है। तो माइनर निकालने का तरीका क्या है, जैसे मान लो इस एलिमेंट का माइनर निकालना था, तो इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट वाली रो, इस एलिमेंट वाला कॉलम और इस एलिमेंट वाली रो को हटा दूंगा, तो बचेंगे कौन, ये और ये। तो मैं इन चारों का क्या ले लूँगा, प्रोडक्ट, और इसके आगे क्या लगा था, प्लस साइन, तो प्लस ही साइन लगा दूंगा, तो वो जो आएगा आंसर वो होगा को फैक्टर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, घबराना मत। मान लो कुछ ऐसा सा है, कैसा सा है, ऐसा सा है, देखो ये लिखा हुआ है ABC, है ना, DEF GHI, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो मान लेते हैं D का मुझसे कोई माइनर पूछ रहा है, D का मुझसे को फैक्टर पूछ रहा है, तो D का जब को फैक्टर पूछा जा रहा है, मुझसे क्या पूछा जा रहा है, को फैक्टर ऑफ D, मतलब ये वाला एलिमेंट। तो जब D का को फैक्टर पूछा जा रहा है तो पहले तो सबसे पहले काम करो कि D का साइन पता करो, D के आगे साइन क्या आने वाला है। तो D के अगर मैंने साइन देखा तो D वाली रो और D वाला कॉलम हटाया, तो मुझे क्या बच रहा है, BIHC। तो आप पहले B और I का प्रोडक्ट ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, B और I का प्रोडक्ट, सो दैट्स BI। फिर आप ले लीजिए C और H का प्रोडक्ट, तो हो जाएगा C और H का प्रोडक्ट। लेकिन इसके आगे आपको साइन लगाना पड़ेगा, प्लस या माइनस, वो कौन डिसाइड करेगा, ध्यान से देखिएगा। वो साइन बड़ी बेसिक सी प्रोसेस से डिसाइड हो जाता है, कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो D के आगे साइन आ रहा है माइनस, तो यहाँ पे साइन जो होगा वो होगा माइनस, तो ये होगा D का को फैक्टर। माइनर के लिए सिर्फ कुछ नहीं, साइन भूल जाओ तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये होता है माइनर। चलिए, अगर माइनर और को फैक्टर समझ आए तो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। माइनर्स और को फैक्टर्स को लेके उसी से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, बट ये सिंपल सी बात है जो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट कुछ नहीं होता है क्लास, जब इन सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर निकल जाएंगे ना, तो उस को फैक्टर का ट्रांसपोज ले लो।
मैं क्या बोल रहा हूँ, जब सारे एलिमेंट्स निकल जाएं तो उन सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर ले लो, वही को फैक्टर उन सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर लेने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लो। जैसे ही आप ट्रांसपोज ले लेंगे वो आपका एडजॉइंट होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको बड़ी आसानी से समझाता हूँ। जैसे सुनो, A11 का को फैक्टर C11, A12 का C12, A13 का C13, ऐसे सारे हमारे एलिमेंट्स आ गए। फिर हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होगा, जल्दी से सुनिएगा। ट्रांसपोज होगा कि रोज को कॉलम से और कॉलम्स को रोज से इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि C11, C12, C13 ऐसे हो जाएंगे, C11 देन C12 एंड देन C13, मतलब पहली रो को पहला कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, तो C21, C22 एंड देन C23। थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा C31, C32 एंड C33। दिस इज हाउ आपका एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। और जैसे ही आपका एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा ना, तो ए का इन्वर्स निकालना बड़ा आसान है। याद है आपको मैट्रिसेस पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि ए का इन्वर्स निकालना हम डिटर्मिनेंट्स में सीखेंगे, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट पढ़ाना आपको बाकी था, को फैक्टर और माइनर आपको समझाना बाकी था। तो अगर ये बातें समझ आ जाएंगी तो आप बहुत ईजिली को फैक्टर इवैल्यूएट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स अगर मुझे 2 बाय 2 यानी 2 ऑर्डर का एडजॉइंट दिया जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बड़ा आसान है। क्या आप सोच सकते हैं यहाँ से ये कैसे आ रहा है? मैं चाहता हूँ कि आप एक बार खुद से दिमाग लगाएं और सोचें कि ये कैसे आ रहा है। एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स, वही सेम प्रॉपर्टी आप अप्लाई करिए। सेम प्रॉपर्टी मतलब क्या, मान लो जैसे मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ना, एक मैट्रिक्स है क्या, ABCD। अब देखो 2 बाई 2 में चीज़ें बड़ी आसान सी हैं। 2 बाई 2 में चीज़ें बड़ी आसान सी क्यों है? क्योंकि अगर मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे निकाल के बताओ सर आप को फैक्टर, अब को फैक्टर क्या होता है, पहले माइनर निकालते हैं। तो माइनर क्या होगा, ए का माइनर क्या होगा सर, ए वाला कॉलम और ए वाला रो छोड़ दो, तो ए का माइनर क्या होगा स्टूडेंट्स, डी। आपको दिख रहा है? अच्छा, बी का माइनर क्या होगा, बी वाला कॉलम और बी वाला रो छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, सी, है ना। सी का माइनर क्या होगा, सी का माइनर होगा सी का रो और सी का कॉलम छोड़ दे तो बच रहा है बी। और अगर मैं डी का आपसे माइनर पूछूं तो वो होगा डी का कॉलम और डी का रो छोड़िए, तो ये हो जाता है ए। लेकिन ये तो था क्लास माइनर, मुझे चाहिए को फैक्टर। को फैक्टर के लिए क्या होता है, देखो ध्यान से, ये है 1 1 1 1 यानी 1 + 1 1 + 1 यानी E1, तो E1 यानी इसकी आगे जो वैल्यू आएगी वो होगी प्लस। ये है 1 2 1 2 यानी 1 + 2 1 + 2 यानी 3 यानी ऑड, ऑड यानी इसका क्या आएगा, नेगेटिव। बहुत ध्यान से सुना। ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 1 2 1 यानी 2 + 1 3 3 यानी ऑड, ऑड यानी यहाँ पे आएगा नेगेटिव। अगली चीज़ ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका 2 2 2 2 यानी 2 + 2 4 4 यानी E1 E1 यानी पावर मतलब साइन प्लस। लेकिन ये जो है आपका ये को फैक्टर है इसका। अगर इसका एक को फैक्टर है तो मुझे इसका चाहिए ट्रांसपोज। जैसे इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज यानी रोज को कॉलम से और कॉलम को रो से। तो ट्रांसपोज निकालिए स्टूडेंट्स, तो DC ऐसा हो जाएगा कैसा, D और -C, और -BA ऐसा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -B और A। तो ये फाइनली जो निकल के आया है, ये जो फाइनली निकल के आया मतलब अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कहूँ कि ये जो था, ये जो A था, तो ये जो है ना, दिस इज दी एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की प्रोसेस समझ आई? पहले आप निकालिए माइनर, माइनर से को फैक्टर इजीली निकल जाएगा, और को फैक्टर वाले मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लीजिए, तो दैट इज गोइंग टू बी दी एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब वो 2 बाई 2 आपको एक्सप्लिसिटली इसलिए सिखाना चाह रहा है क्योंकि आपको हर बार इसको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो उसने क्या किया, अगर ये था ADBC, ये था ABCD, तो आपने कुछ नहीं किया, पहले तो A और D को इंटरचेंज कर दिया, देखो A और D इंटरचेंज हो गए, और B और C को वहीं रखते हुए बस उन पर नेगेटिव साइन अप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान से, अगर ये ABCD है तो आपने A और D को इंटरचेंज कर दिया और B और C को वहीं रखते हुए उन पर नेगेटिव साइन अप्लाई कर दिया। तो अगर आपको 2 बाई 2 का मैट्रिक्स दिया जाए तो उसका एडजॉइंट निकालना बहुत टफ टास्क नहीं है, आप सीधे सीधे ऐसा सोच सकते हो। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, थोड़ी और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं एडजॉइंट से रिलेटेड, तो एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे पहले बस मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आई थिंक यहीं कहीं हम डिस्कस करने वाले हैं। येस, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम ये डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए, हम डिस्कस करने वाले हैं एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। तो आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी मैट्रिक्स से अगर उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट लिया जाए तो वो हमेशा इस रिवर्स मैनर में भी किया जा सकता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ए से प्रोडक्ट, मतलब कोई भी पहले रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आप हमेशा ये बात याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है बस अभी आप समझने वाले हो, मतलब मैं जस्ट अभी अगली स्टेप में आपको समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। अगली चीज़, कभी भी किसी एडजॉइंट ऑफ ए का मुझसे डिटर्मिनेंट पूछे तो एडजॉइंट ऑफ ए तक पहुंचे बिना भी आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। आप बस ये करो कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो और उसको n-1 पावर तक रेस कर दो। और n क्या होता है स्टूडेंट्स, n उसका ऑर्डर होता है। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछता कि सर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है और इसका आपसे पूछ रहा है वो डिटर्मिनेंट, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो बस ए का डिटर्मिनेंट निकाल दूंगा, और जैसे मान लो इसका ऑर्डर था 3,
इसका ऑर्डर था 3, तो मैं इसको पावर तक रेस कर दूंगा 3-1, यानी मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को पावर 2 तक रेस कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये समझ आया? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से सुनना, ये वैसा ही है जैसा हमने ट्रांसपोज के लिए या इन्वर्स के लिए सीखा है। जैसे अगर कोई कहे एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है, मतलब पहले सर ए और बी का प्रोडक्ट ले लो मैट्रिक्स का और फिर एडजॉइंट निकालो। अब बेशक इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर पहले बी का एडजॉइंट निकाल लेते हैं, फिर ए का एडजॉइंट निकाल लेते हैं और फिर उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये एक ही बात है। सिमिलरली अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालना है तो वो इक्वल होगा उसके मैट्रिक्स के एडजॉइंट के ट्रांसपोज के इक्वल। याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी को। अगर किसी एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना है, मतलब एडजॉइंट निकाल लिया और फिर एडजॉइंट निकालना है, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा? वो हमेशा इसके इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं क्लासेस से, याद रखिएगा। वो क्या कहना चाह रहा है? वही कह रहा है मान लो आपने पहले तो ए का एडजॉइंट निकाल लिया सर, अच्छी बात है, फिर वो कह रहा है इसका और एडजॉइंट निकालो, इसका एक बार और एडजॉइंट निकालो। आपको दिख रहा है आपने एडजॉइंट निकाला एक का, फिर इसका एक बार और एडजॉइंट निकालो। तो सर ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? इतना घुमा फिरा के करने के बजाय आप पहले तो निकाल लेते ए का डिटर्मिनेंट, ए मैट्रिक्स है, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते, और ए का डिटर्मिनेंट निकाल के मुझे पता है ए का ऑर्डर क्या होता है। मान लो यहाँ पे जो सिनेरियो था, ए का ऑर्डर था 3, तो मुझे क्या करना है? 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा और इस डिटर्मिनेंट से, इस स्केलर क्वांटिटी से आप ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, इस स्केलर क्वांटिटी से आप ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। मतलब इतनी घुमा फिरा के बात इतनी आसानी से भी निकाली जा सकती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, बशर्ते ये सारी बातें ट्रू हैं कब? जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट करता हो, मतलब वो 0 के इक्वल ना हो एटलीस्ट, है ना। एक और खास बात कि एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड अगर हमसे पूछे तो वो बस एक स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी है, वो इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है। अगर आप ध्यान से देख पाए तो हमेशा होता है मॉड ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 2, यानी अगर इस एडजॉइंट ऑफ ए का, यानी मुझसे कोई पूछे एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, और इसका मुझसे कोई डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो आप कुछ मत करो, इसी जो आपका ये जो ए है, आपने जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला है बस वो निकाल लो, उसको पावर n-1 तक रेस कर दो पहले। मतलब अगर इसकी मान लो डिग्री है 3, इसका जो ऑर्डर है 3, तो इसको पावर 3-1 जो भी वो पावर है वहाँ तक रेस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, तो ये आपका आंसर होगा। ये दो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, इन्हें प्लीज़ याद रखिएगा। रादर ये सारी ही प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पर एज इट इज़ इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बस स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज़ भूल जाते हैं तो सोच में खोए रहते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बट अगर उन्हें प्रॉपर्टीज़ याद रह जाए ना तो क्वेश्चन बहुत ईजिली वर्कआउट किए जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी की तरफ। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा जल्दी से। लेट ए बी एनी नॉन सिंगुलर याद है क्लास, नॉन सिंगुलर मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन इन्वर्स निकालने के लिए। क्यों? अभी पढ़ेंगे हम। देन इन्वर्स ऑफ ए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग 2 वेज। हम यही मेथड अभी यूज़ करने वाले हैं, आप हमेशा याद रखिए। ए का अगर मुझे इन्वर्स निकालना है, अगर ए का इन्वर्स निकालना है तो पहले तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम मैट्रिक्स का पहले पहले माइनर निकाल लो क्योंकि वो सीधा है, फिर को फैक्टर यानी साइन लगा दो, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। तो ट्रांसपोज लेते ही आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। और जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए मिला बस आप उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। जैसे ही आपने डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया आपको ए का इन्वर्स पता चल जाएगा। और ए का इन्वर्स होता क्या है? याद करो, हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था, ए के इन्वर्स का मतलब होता है कि सर ए को अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। याद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स 1 बाकी सब 0, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, इसे याद रखिएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में एनीवे हम वैल्यू 0 लेना अफोर्ड नहीं करते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी लिखिए, नोट डाउन करिए। आई थिंक यहाँ तक हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी या सिंपल सी प्रॉपर्टी जिसे आप इजीली याद रखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है वो? स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉन सिंगुलर। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब 0 नहीं हो सकता। ठीक है, आगे वो एक बात कह रहा है, अगर एक डिटर्मिनेंट है, ए एक मैट्रिक्स है जो है डायगोनल, यानी ए जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ ऐसा है, मतलब मान लो ऐसा कुछ है ना। इसके डायगोनल में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 2, 3 और 7, और बाकी सब 0 है, मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है। तो आपसे कोई पूछे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आपसे कोई पूछे कि इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसका इन्वर्स भी आप कुछ मत करो, 2 का रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल, 7 का रेसिप्रोकल निकाल लो, बस उसका जो वैल्यू आएगा वही इसका इन्वर्स होगा। मतलब अगर ऐसा कोई डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है, मान लो एक डायगोनल मैट्रिक्स था x, तो आपसे अगर कोई पूछे x इन्वर्स क्या होगा, ये सिर्फ तब कर सकते हो क्लास जब भी डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सिर्फ डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, बाकी सब 0 हैं। तो आप कहोगे x इन्वर्स कुछ नहीं होता सर, x इन्वर्स होगा 1/2, 0, 0, 0, 1/3, 0, 0, 0, 1/7। तो ये एक स्पेशल केस है जहाँ पर आप डायरेक्टली इनवर्स लिख सकते हो, बट अदरवाइज पूरी प्रोसेस बड़ी वही है लंबी सी। क्या कि पहले आप निकालोगे माइनर, फिर को फैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज,
फिर उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे, तब जाके फाइनली आप ए इनवर्स निकाल पाएंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई, यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं। आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक अ नोट ऑफ इट, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने नोट डाउन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स। बहुत ही स्टैंडर्ड सा तरीका है स्टूडेंट्स। ये 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के बहुत सारे हमारे पास मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की भी मेथड्स हैं। ऑल्दो ये वाली मेथड एज फार एज जेईई मेंस इज कंसिडर्ड बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है, तो हम ये वाली मेथड स्किप करेंगे। बट हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादातर काम में आती है, वो मेथड आती है क्रेमर्स रूल। ऑल्दो ये वाला रूल जितना ज़रूरी है जानने के लिए आपके लिए, जितना काम की चीज़ें मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस के थ्रू, बट फिलहाल इस इंपॉर्टेंट रूल को याद रखिए कि क्रेमर्स रूल एक बड़ा स्टैंडर्ड सा रूल है। ये रूल ये कहता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड सा इक्वेशन है a1x + b1y + c1z = d1, और इससे मेरे पास तीनों इक्वेशंस हैं, तो आप क्या करिए, पहले डिटर्मिनेंट डी लिखिए, इसमें सारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखिए, मतलब एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है वो सारे डी में लिख दीजिए। फिर एक्स के कोफिशिएंट्स हटा के कॉन्स्टेंट्स रिप्लेस करके वाई और जेड के कोफिशिएंट्स ऐसे ही रखिए और उसे d1 या dx कह दीजिए। सिमिलरली dy बना दीजिए, जहाँ पर आप y के सारे कोफिशिएंट्स हटा के उन्हें कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए। और सिमिलरली dz या d3 बना दीजिए, जहाँ पर आप z के सारे कोफिशिएंट्स रिप्लेस करके उन्हें कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। और अब कुछ मत करिए, dz को अगर d से डिवाइड करेंगे तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी, dy को अगर d से डिवाइड करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और dx को अगर आप d से डिवाइड करेंगे तो आपको डेफिनेटली x की वैल्यू पता चल जाएगी। दैट्स व्हाट द क्रेमर्स रूल से, है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फाइनली हम हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, जहाँ पर हम डिस्कस करना शुरू करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आपको एक स्ट्रॉन्ग सी सलाह है, सलाह बड़ी सिंपल सी है कि क्वेश्चंस पहले आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए एंड देन हमसे डिस्कस करेंगे। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बात समझिए, इसमें आपने पहले इक्वेशंस को सिंपल करना पड़ेगा। इक्वेशन को अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिख रहा है ये इस अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये x है, यहाँ पे आ जाएगा -cy और ये हो जाएगा -bz = 0, राइट। अगर मैंने इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो देखो मैं y को उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा cx, ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा +az = 0। और अगर मैंने इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ये होगा bx, ये हो जाएगा +ay और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा +ay, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट टर्म होगा -z = 0। अब आप एक बात ध्यान से समझो क्लास, ये x, y और z में लीनियर इक्वेशंस हैं, बट लीनियर इक्वेशंस में बीइंग मोर स्पेसिफिक ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, क्योंकि जो एक कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर लिखी हैं ये तीनों कांस्टेंट टर्म्स 0 हैं। और हमेशा याद रखिए, अगर इस लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन तो हमेशा क्या होगा क्लास, x, y, z तीनों ही 0 रख दो। आप देखो 0 0 0 0 के इक्वल 0 0 0 और यहाँ भी 0 0 0, मतलब x = y = z = 0 एक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन इस बार उसने ये कहा है कि यहाँ पे x, y, z तीनों ही 0 नहीं है, मतलब उनमें से एक तो कम से कम मिनिमम एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो है। जब ऐसा कहा जाए तो आप हमेशा याद रखिए, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस में मिनिमम एक तो वेरिएबल नॉन ज़ीरो हो तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप इनके कोफिशिएंट्स के डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख देते हैं। ये बात तब ही ट्रू हो सकती है जब इनका कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल हो। तो जल्दी से देखो क्लास, x का कोफिशिएंट मुझे दिख रहा है 1, y का कोफिशिएंट दिख रहा है -c, z का कोफिशिएंट दिख रहा है -b। आगे बढ़ेंगे, x का कोफिशिएंट दिख रहा है c, y का कोफिशिएंट दिख रहा है -1 और z का कोफिशिएंट मुझे दिख रहा है a। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, x का कोफिशिएंट थर्ड इक्वेशन में दिख रहा है मुझे b, y का कोफिशिएंट मुझे दिख रहा है a और z का कोफिशिएंट मुझे दिख रहा है 1। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स होने वाली है 0। आप इस बात को हमेशा याद रखिए। चलिए, अगर मैंने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली तो मुझे क्या दिख रहा है क्लास, मैं सीधे सीधे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में से एक्सपांड करने वाला हूँ। तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड किया तो पहले 1 लिखेंगे हम, 1 के साथ क्या आने वाला है क्लास, फर्स्ट का ये रो और ये कॉलम, तो -1 × 1 1 और a × a - a²। अब की पहली टर्म आएगी। अब आप अगली टर्म लिखेंगे जो कि होगी -c, लेकिन -(-c) क्योंकि सेकंड टर्म में तो प्लस माइनस प्लस, तो हो जाएगा -(-c) दैट्स +c। और c का मैं कॉलम और c का अगर मैं रो स्किप करता हूँ तो मुझे मिलता है -c सबसे पहली टर्म यहाँ पर। और अगर इधर मैं देखूँ तो इधर से a और b का प्रोडक्ट होके वो हो जाएगा -ab, राइट। और अगर अगली टर्म में लिखना चाहूँ तो अगली टर्म क्या होगी, -b। और अगर मैं -b के सामने उसका कॉलम और उसका रो स्किप करता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा क्लास, पहले तो ac, तो मुझे सबसे पहले दिखेगा ac। और अगर इधर प्रोडक्ट किया तो ये हो जाएगा -b और -b का नेगेटिव +b, है ना। और ये पूरा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स 0 के इक्वल है।
आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत ईजिली समझ आ रही हैं। और अगर मैं इसके आगे बढ़ना चाहूँ तो मुझे जो नेक्स्ट स्टेप दिखाई दे रही है वो क्या दिख रही है क्लास, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, मतलब ऐसे सिंप्लीफाई करूँ, तो मुझे दिख रहा है 1 इंटू 1 1 है ना, ये हमारी अगली स्टेप्स हैं बेसिकली। सो 1 इंटू 1 1 दैट्स माइनस ए स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई किया तो ये होता है माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाता है सी इंटू माइनस ए बी यानी माइनस ए बी सी। यहाँ पे माइनस बी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस हो जाएगा माइनस ए बी सी। और फाइनली जब आप माइनस बी को प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, दैट्स इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप फाइनली ये वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है, कौन सी वैल्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम, तो देखो जल्दी से, मुझे ए स्क्वायर और सी स्क्वायर तो दिख रहा है, बी स्क्वायर भी दिख रहा है, मैं इसको उठा के उधर लेके जाता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा क्लास, मुझे दिखेगा 1 माइनस ए बी सी इज माइनस 2 ए बी सी, और उस तरफ मुझे क्या दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही हम ढूंढना चाह रहे थे स्टूडेंट्स। तो वो वैल्यू फाइनली आती है ऑप्शन बी। आई होप यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि जब भी हमें लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन दी जाए और कहा जाए कि इनमें से किसी ना किसी एक वेरिएबल तो नॉट ज़ीरो है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे और उस एक्सप्रेशन को कैसे वर्कआउट करेंगे। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है। आई वुड अगेन वांट कि आप एक बार खुद से ट्राई करें, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट किया। अब हम क्वेश्चन साथ में ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। वो बोल रहा है, कंसिडर द सेट ए ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 विद एंट्रीज 0 और 1 ओनली। तो हमारे पास सारे ऐसे सेट्स हैं, मतलब ये सेट ए के अंदर वो सारे सेट्स हैं जिनकी एंट्रीज हैं या तो 0 या 1। मतलब सेट ए के अंदर मुझे ऑर्डर 3 मतलब 3/3 यानी 9 एलिमेंट्स दिख रहे हैं और इनमें 0 या 1 ही होगा। फिर वो क्या कह रहा है, लेट बी बी द सबसेट ऑफ ए कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स विद वैल्यू 1 एंड सी बी द सबसेट ऑफ ए कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स विद वैल्यू -1। तो ए बी और सी के बीच क्या रिलेशन है वो मुझे ऑप्शंस के बीच निकालना है। देखो हमारा पहला सेट तो था ए। अब ए के बारे में खास बात क्या थी कि ए बेसिकली एक 3/3 का हमारा सेट था जिसके अंदर ऑब्वियसली टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, और ये जो 9 एलिमेंट्स होंगे या तो 0 होंगे या 1 होंगे। तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें बन के आ सकती हैं। अब बोल रहा है इस ए का एक सबसेट है, इस ए का एक सबसेट है, कौन सा सेट है, बी। लेकिन ये खास बात ये है कि ये जो बी सबसेट है ये ऑब्वियसली पहले या तो सेट ए का सबसेट है और इस बी की जो वैल्यू है, इस बी का जो डिटर्मिनेंट है वो है +1। सिमिलरली इस ए का एक और सबसेट है, वो सेट है सी, और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो है -1। अब आपको क्या एक बात याद है कि किसी डिटर्मिनेंट को अगर हम निकालें और अगर वो 1 के इक्वल है तो इसी का नेगेटिव वो तब होगा जब इसी में मैंने कुछ रोज इंटरचेंज कर दी होंगी। आपको बात समझ आ रही है, मतलब इसमें कोई ना कोई रो कोई ना कोई कॉलम होंगे, उनकी फाइनली वैल्यू आ रही होगी 1। और अगर इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे -1 बनानी है तो मैं कब बना दूंगा क्लास, जब मैं किन्हीं 2 रो को इंटरचेंज कर दूंगा, यानी किन्हीं 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा। ये इस स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। आपको याद होगा डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो सेम बात है क्लास, सी डिटर्मिनेंट या सी मैट्रिक्स वही बी मैट्रिक्स होगा, एक्सेप्ट फॉर द चेंज कि सी मैट्रिक्स या सी डिटर्मिनेंट में बस 2 रो आपस में इंटरचेंज या कोई भी 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज हो रहे होंगे। इस बेसिस पे हम ऑप्शंस पढ़ना शुरू करते हैं क्लास। हम अगर ऑप्शंस पढ़े तो पहला ऑप्शन लिखा है सी इज एम्प्टी। नो सर, सी एम्प्टी नहीं है, जितने बी होंगे उतने ही सी होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर बी एक डिटर्मिनेंट है जो यहाँ से बन रहा है तो बी की वैल्यू 1 है, तो उतने ही शफलिंग करके, उतने ही सारे ऑल्टरनेट केसेस करके आप सी डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स भी तो बना सकते हैं। तो मैं कहूँगा सी एम्प्टी तो है, ये गलत बात है सर, सी तो होगा, जब बी होगा तो सी भी होगा। फिर वो कह रहा है बी एंड सी हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। यस यस दैट्स ट्रू, मतलब बी सेट के अंदर जितनी भी अलग अलग वेराइटी के मैट्रिसेस आएंगे ना जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है, सी में भी वो सारे आएंगे, बस वो सारे वैसे होंगे कि वहाँ पे वो जो बी की सारी रोज है ना वो इंटरचेंज्ड होंगी, या बी के जो सारे कॉलम्स है वो इंटरचेंज्ड होंगे, क्योंकि वही सारे कॉलम्स और वही सारे रोज को इंटरचेंज करके आप सी बनाओगे। तो जितने बी के अंदर अलग अलग तरह के मैट्रिसेस आ सकते हैं ना जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है, उतने ही सारे सी के अंदर भी होंगे, बस उनकी रोज और कॉलम्स इंटरचेंज्ड होंगी क्योंकि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है। इस बेसिस में कहूँगा ऑप्शन बी तो सही है। और क्या कहना सही होगा कि बी यूनियन सी ए है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा समझो, क्या 0 और 1 से बनने वाले सारे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 1 या -1 ही होगी? सोच के देखो, अगर इस ए सेट के अंदर कोई भी कॉलम या कोई भी रो तीनों 0 हो जाते तो इस ए का डिटर्मिनेंट 0 भी तो होता। तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है सारे डिटर्मिनेंट जिनकी वैल्यू 1 है या सारे डिटर्मिनेंट जिनकी वैल्यू -1 है उनका यूनियन ए होगा। नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। ऑप्शन डी, बी हैज़ ट्वाइस एज मैनी, नो, ये गलत है। आप बात को समझो, इसमें सेम एलिमेंट होंगे, जितने बी में होंगे उतने ही सी में होंगे, क्योंकि बी और सी का डिटर्मिनेंट ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट फॉर द साइन। और साइन कब बदलता है? जब वो साइन यानी रो या कॉलम इंटरचेंज हो रही हो। तो बी और सी में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे।
चलिए, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आए, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत ही स्टैंडर्ड सा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था और यही मैं आपको रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि जी मेंस और एडवांस कंसेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछती हैं कि क्या आपको बारीकियाँ पता हैं, क्या आपको डिटेल्स पता हैं। चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आई वांट कि आप इस वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव। ऑब्वियसली पॉजिटिव होना होगा क्योंकि वो लॉग के अंदर लिखे हुए हैं। ये सारी बातों से पहले कि आपसे मैं एक बात पूछ सकता हूँ कि आपको लॉग की ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर लिखा हुआ है लॉग बी बेस ए और मैं चाह रहा हूँ इसे अपने किसी पर्सनल डिजायर्ड बेस पर, मैं कोई और बेस चाह रहा हूँ, तो आप कुछ मत करो, आप इसे लिख लो। आप इसे लिख सकते हो लॉग बी अपॉन लॉग ए, यानी आपने क्या लिख दिया, लॉग बी अपॉन लॉग ए, और आपका जो डिजायर्ड बेस है आप वो अप्लाई कर दो। आप हमेशा इसे ऐसा लिख सकते हो। अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो क्या मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। मैं इसे लिखना चाह रहा हूँ, मैं वन को लिख रहा हूँ लॉग एक्स अपॉन एक्स। मैं वन को क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं वन को लिख रहा हूँ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स, है ना। मैं y को क्या लिख सकता हूँ क्लास, लॉग y बेस x को मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ y अपॉन लॉग ऑफ x। लॉग z बेस x को क्या लिख सकते हैं क्लास, हम उसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ z अपॉन लॉग ऑफ x। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई? मैंने कोई भी डिजायर्ड बेस में कन्वर्ट कर लिया, मान लो ये बेस 10 है, बेस ई है, कुछ भी है, मतलब मेरा कोई भी एक नेचुरल जो भी मैं बेस लेना चाहूँ ले सकता हूँ। बस मैंने इनके बेस को कन्वर्ट कर दिया है। देखो सेम बात, लॉग एक्स अपॉन वाई, तो मैं इसको लॉग एक्स बेस वाई, इसको मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा ऐसे लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई। सिमिलरली वन को क्या लिख सकते हैं क्लास, वन को अगर मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स दिख रहा था, तो यहाँ पर मुझे लॉग वाई दिख रहा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ लॉग वाई अपॉन लॉग वाई। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर भी जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है लॉग जेड अपॉन ऑब्वियसली लॉग ऑफ वाई। क्या ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ रही है जो हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करके बना रहे हैं। फाइनली जो थर्ड रो आपकी बनेगी स्टूडेंट, जो आपकी थर्ड रो बनेगी लॉग एक्स अपॉन लॉग जेड, ये आपकी थर्ड रो बनने वाली है। तो लॉग एक्स अपॉन लॉग जेड, अगला एलिमेंट जो होगा वो होगा लॉग वाई अपॉन लॉग जेड। आई होप आपको दिख रहा है ये। अच्छा, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें क्लिक हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो पैटर्न समझ आ जाए, तो सीधे सीधे इसके बाद वाली स्टेप लिखो। ये क्यों लिखना है इतना सारा। और वन को क्या लिखेंगे क्लास, डिनोमिनेटर में जेड आ रहा है तो लॉग जेड डिनोमिनेटर में, यानी मैं वन को लिखूंगा लॉग जेड अपॉन लॉग जेड। अब इसी पार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सपांड करने जा रहा हूँ, मैं इसी पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से वन अपॉन लॉग एक्स वन अपॉन लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, आपको याद होगा डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से एक सेम वैल्यू कॉमन ली जा सकती है। यहाँ से वन अपॉन लॉग वाई वन अपॉन लॉग वाई वन अपॉन लॉग वाई, और यहाँ से वन अपॉन लॉग जेड वन अपॉन लॉग जेड वन अपॉन लॉग जेड। सो ओवरऑल एक जो चीज़ कॉमन आ रही है वो क्या, वो मुझे ये कॉमन दिख रही है कि वन अपॉन, ध्यान से देखिएगा, लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ वाई एंड लॉग ऑफ जेड तो मैंने कॉमन लिया। अब बच क्या रहा है स्टूडेंट्स, वो देखेंगे। जो बच जा रहा है वो ये है, यहाँ पे बच रहा है लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड है, और ये जो रो है वो इस रो के साथ प्रोपोर्शनल ही नहीं आइडेंटिकल है। और क्या हमने सीखा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। मुझे क्या दिख रहा है क्लास, मुझे यहाँ दिख रहा है लॉग एक्स, मुझे यहाँ दिख रहा है लॉग वाई, और यहाँ दिख रहा है लॉग जेड। अगली रो में भी मुझे लॉग एक्स लॉग वाई और मुझे लॉग जेड ही दिख रहा है। नॉट जस्ट दैट, थर्ड रो में भी मुझे यही दिख रहा है। और अगर इसकी दो ही रो आपस में आइडेंटिकल हैं तो अगर आप रो 1 में से रो 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0, और अगर इसकी कोई भी एक रो 0 है मतलब पूरा डिटर्मिनेंट 0 है, एंड 0 इंटू एनीथिंग इज गोइंग टू बी 0, विच मीन्स आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। बच्चे घबरा जाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि सर लॉग आपने डिटर्मिनेंट में डाल दिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी अगर आपको क्लिक कर जाती है, अगर ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, तो आपको रियलाइज़ हो रहा है इन क्वेश्चंस को क्रैक करना बहुत टफ या डिफिकल्ट टास्क नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने लॉग पे सॉल्व किया ऐसे एक एक्सपोनेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी है एडिशन वाली, वही हम यूज़ करेंगे। तो देखते हैं क्लास इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बट बिफोर वी ट्राई, मैं चाहता हूँ आप ट्राई करें, तो एक बार वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया। अब हम साथ में ट्राई करेंगे क्लास। वो कह रहा है ए बी और सी आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है सर, कोई बात नहीं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। मेरे लिए तो कंसर्न ये है कि क्या मुझे अगर ये एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या। ध्यान से देखिएगा क्लास, मैं इसे ऐसा लिखना चाह रहा हूँ कैसा, ई टू द पावर ए, ई टू द पावर बी, ई टू द पावर सी। ठीक है, इसे लिखा ई टू द पावर ए, ई टू द पावर बी और ई टू द पावर सी।
यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसा कैसा, e टू दी पावर 2a, e टू दी पावर 2b और e टू दी पावर 2c। यहाँ पे मुझे दिख रहा है e टू दी पावर 3b, देखो -1 दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बहुत ध्यान से देखना, e टू दी पावर 3a, e टू दी पावर 3b और e टू दी पावर 3c। पता है डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है, इन को लिखने में, बार बार सब चीज़ें लिखने में। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगली, मैं अगर इसको स्प्लिट करूँ तो क्या आपको दिख रहा है, एक कॉलम में हर चीज़ सेम है, मतलब ये दोनों सेम है, बस यही डिफरेंस में दी गई, तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं इसका थर्ड कॉलम क्या लिख सकता हूँ, 1 1 1, और यही चीज़ें वापस रिपीट करके लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं क्लास, e टू दी पावर a, e टू दी पावर 2a, है ना। तो नेक्स्ट टर्म क्या है क्लास, e टू दी पावर b, e टू दी पावर 2b, और अगली टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, e टू दी पावर c, और ये हो जाएगा e टू दी पावर 2c। आई होप आपने यहाँ तक इस क्वेश्चन को समझा और अच्छे से वर्कआउट करने की कोशिश की। अब एक बात समझो क्लास, क्या यहाँ से e टू द पावर a, e टू द पावर a, e टू द पावर a कॉमन ले सकता हूँ। आपको दिख रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से e टू द पावर b, e टू द पावर b, e टू द पावर b कॉमन लिया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ से e टू द पावर c, e टू द पावर c, e टू द पावर c कॉमन लिया जा सकता है। तो ज़रा मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से फाइनली इस वाली स्टेप को परफॉर्म करें, ज़रा जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। अगर मैंने इसको यहाँ से आगे सोचने की कोशिश की तो देखो क्या मिलने वाला है, समझो। ये e टू द पावर 2a, अब e टू द पावर 2a का मतलब क्या होगा, ये होगा e टू द पावर a इंटू e टू द पावर a, और एक e टू द पावर a कॉमन ले लेंगे तो एक e टू द पावर a बचेगा। ये क्या होगा, e टू द पावर 2a इंटू e टू द पावर a, सो यहाँ से भी e टू द पावर a कॉमन ले लेंगे। तो फाइनली जब आप यहाँ से e टू द पावर a, यहाँ से e टू द पावर b और यहाँ से e टू द पावर c कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या। देखो मेरे पास सबसे पहले तो एक फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट से e टू द पावर a, e टू द पावर b और e टू द पावर c कॉमन आ जा रहा है। ऑब्वियसली बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, तो e टू द पावर a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं। अगली चीज़ बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट चीज़ हमें दिख रही है वो ये कि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 1 1, है ना। तो इसका जो फर्स्ट कॉलम मुझे दिख रहा है वो है 1 1 1। इसका जो सेकंड कॉलम है स्टूडेंट्स, क्या आप देख पा रहे हैं, इसका जो सेकंड कॉलम है, आई एम रियली सॉरी, इसका जो सेकंड कॉलम है वहाँ पे अब e टू द पावर a, e टू द पावर b और e टू द पावर c बचेगा, राइट। तो ये क्या बच रहा है क्लास, ये बच रहा है e टू द पावर a, e टू द पावर b और e टू द पावर c, और जो सेकंड थर्ड कॉलम बचेगा वो होगा e टू द पावर 2a, e टू द पावर 2b और e टू द पावर 2c। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या दिख रही होगी, माइनस द सेम यू नो डिटर्मिनेंट, मतलब यही सेम डिटर्मिनेंट मुझे दिख रहा है। लेकिन क्या मैं इसमें थोड़ा सा चेंज ये कर सकता हूँ कि क्या मैं इस कॉलम को इस कॉलम से इंटरचेंज कर सकता हूँ। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। और फिर मैं जो देखो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो इमेजिन करो 1 1 1 हमारे फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, और जैसे ही 1 1 1 आपके फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले कॉलम को जो ये यहाँ पर है फिर मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा। क्या आपको ये प्रोसेस समझ आ रही है। और जैसा ही आप ऐसा करेंगे तो फाइनली वो इसकी तरह दिखने लगेगा, और अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो हमारा ये वाला डिटर्मिनेंट भी एग्जैक्ट ऐसे ही बनेगा। और चूंकि आप दो बार दो रोज को चेंज करें तो माइनस होगा, फिर माइनस होगा मतलब प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल साइन वही रहेगा जो था। तो पर मुझे ये क्या दिखेगा क्लास, ये मुझे एग्जैक्ट ऐसा कैसा दिखेगा, मतलब ये दिखेगा 1 e टू द पावर a, e टू द पावर 2a, नेक्स्ट होगा 1 e टू द पावर b, e टू द पावर 2b, अगली टर्म होगी 1 e टू द पावर c और e टू द पावर 2c। ये हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन बनने वाला है। आपको दिख रहा है ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट कॉमन है, मतलब इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए इतना लिखना अवॉइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या अल्फा से डिनोट कर सकता हूँ। तो ये भी एक अल्फा है और ये भी एक अल्फा है, बस आपको लिखने के लिए थोड़ी देर समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है फाइनली स्टूडेंट, सुनना, ये क्या बच रहा है यहाँ पे, इससे और इसे कॉमन लिया तो मेरे पास बच रहा है अल्फ़ा, और अंदर क्या बच रहा है e टू दी पावर a प्लस b प्लस c, और वहाँ क्या बच रहा है स्टूडेंट्स -1। क्या आपको ये समझ आया। अब एक बात करो, याद करो स्टूडेंट्स कि a b और c थे क्या, सर a b और c वर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब आपने अगर सीखा हो तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे लिए क्या होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। उसने क्या बोला है, उसने बोला है a b और c। क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता है स्टूडेंट्स की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, और इन तीनों का सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है। और अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो ज़रा ध्यान से देखो क्लास, हम यहाँ पर यही कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 0, क्योंकि ये क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और सोच के देखो ये है अल्फ़ा टाइम्स e टू द पावर 0, ये है e टू द पावर 0 माइनस 1, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, वो होती है 1। सो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू अल्फ़ा विल बी 0। तो इफेक्टिवली जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है ऑप्शन ए। क्या आपको ये पूरा एक्सप्रेशन, इसका सोल्यूशन समझ आया। बस ट्रिकी पार्ट ये था कि पहली बात तो ये कि आप इस वाले पार्ट से यहाँ से इसको स्प्लिट कर पाएँ। फिर एक छोटा सा एलिमेंट्री ऑपरेशन किया आपने, दो रोज को इंटरचेंज किया, वैसे 2 बार किया तो कोई साइन पे इफेक्ट नहीं आया।
फिर अगला ऑपरेशन ये कि आपने ये क्रैक किया कि ए बी सी, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी यहाँ मर्ज कर दी गई कि ए बी और सी जो थे वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे, मतलब ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे, तो इनका सम 0 होता है। ये एक और प्रॉपर्टी हमने यूज़ की और फाइनली जाकर हमने आंसर निकाला। क्या आपको ये सोल्यूशन और इसका क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, मैं चाहूँगा कि इसे भी आप खुद से ट्राई करें। सो पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई। आई होप आपने वीडियो पॉज किया और क्वेश्चन खुद से ट्राई किया। अगर नहीं किया तो अब हम साथ में समझेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही मज़ेदार सा एक क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, वो एक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है और वो पूछ रहा है कि टी की वैल्यू क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चंस है IIT JEE ने जो पूछा है आज तक। समझिए बात को। यहाँ पे मैं ऐसा सोच सकता हूँ क्या कि सर मुझे टी चाहिए ना, टी कांस्टेंट है, तो एक काम करते हैं, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है x में, तो मैं क्या करूँगा, मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू 0। देखो ऐसा करने से क्या होगा, 0 0 0 0, तो बचा क्या, सिर्फ t। इस तरफ क्या बच रहा है स्टूडेंट, जैसे ये 0 रखा, 0 + 0 0, 0 - 1 -1, 0 + 3 3, नेक्स्ट वैल्यू 0 + 1 1, 0 × -2 0, 0 - 4 -4। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, 0 - 3 -3, 0 + 4 +4 एंड 0 × 3 0। मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हुई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो आप ऐसे सिली एरर्स अवॉइड करिएगा। मैंने x की जगह 0 रखा तो ये पूरा हट गया, तो हमारे पास सिर्फ बचा t। जब इस तरफ 0 रखा तो ये पूरा 0, ये -1 आई थिंक सही है, और ये +3। यहाँ पर रखा तो +1, यहाँ पर 0 रखा तो 0, यहाँ पर रखा तो -4, यहाँ पर 0 रखा तो -3, यहाँ पर 0 रखा तो 4 और यहाँ पर 0 रखा तो 0। सो दिस इज इफेक्टिवली ओवरऑल द वैल्यू ऑफ t। लेकिन t की वैल्यू हमसे एक नंबर दी गई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए इसको रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर देंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका आंसर मुझे दिख रहा है कि क्या है, मैं बताऊँ क्या है। चलो देखो, ये एक, चलो आई जस्ट एक्सप्लेन इट इन अ व्हाइल, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये ऑर्डर 3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जब भी ऑर्डर 3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिले तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही होता है। चलिए आप निकाल के देख लीजिए। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होगा। और चूंकि इसका ऑर्डर 3 है, यानी कि ऑड पावर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जब भी कोई ऑड डिग्री का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिले तो आप बिना सोचे समझे कहिएगा कि उसका डिटर्मिनेंट बिना निकाले क्या देना, वो 0 होगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे समझो क्लासेस से बात को, इस बात को बहुत ध्यान से। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं पहले रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहा हूँ, तो रो 1 के अलॉन्ग अगर हम इसे एक्सपांड करें तो 0 0 है, 0 के आगे सोचने की जरूरत नहीं है। अगला टर्म होगा -1, लेकिन -1 के आगे माइनस लगाएंगे, सो ये होगा +1। अब +1 के अंदर हम क्या लिखेंगे क्लास, +1 के अंदर हम लिखेंगे 1 × 0 दैट्स 0, माइनस -3 × -4 दैट्स 12। तो 12 का नेगेटिव वो कितना हो जाएगा, -12, है ना। सिमिलरली जब आप 3 के लिए लेंगे, अब आप किसके लिए लेंगे, 3 के लिए, और 3 के लिए क्या होगा क्लास, पॉजिटिव, तो ये हो जाने वाला है 3। लेकिन 3 के लिए आप लेंगे तो क्या होगा, 3 के लिए जब आप लिखेंगे तो ये और ये हटा देंगे तो ये बचेगा 4। आई होप आपको दिख रहा है, 4 - 0, सो दिस इज गोइंग टू बी +4। और क्या आपको ये दिख रहा है, ये है -12, वो है +12, सो दिस इज गोइंग टू बी 0। मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा था कि ये जो डिटर्मिनेंट है या जो मैट्रिक्स अगर होता तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इसका जो ट्रांसपोज आप निकालेंगे वो इसी के नेगेटिव के इक्वल होगा। और अगर ऐसा होता है तो आप निश्चिंत होकर कहिए कि इस टी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो होगा 0। आई होप ये बात आप याद रखेंगे, इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। जो अलग अलग इंपॉर्टेंट सी बातें मैं कह रहा हूँ वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, इन्हें नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए अगर इतना समझ आया तो एक और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रूशियल सा है, इसके साथ भी हम बहुत सारी अलग अलग बारीकियां सीखेंगे, बट मैं चाहूँगा कि पहले आप वीडियो पॉज करें और खुद से इसे ट्राई करें। आई होप आपने इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया। अगर इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या है। पहले तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या आपको ये पता है कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो मुझे पता है कि क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स, मतलब ये कैसे लिखी हुई है, ये लिखी हुई है x³ प्लस लिखा हुआ है 0 × x² प्लस लिखा हुआ है px, प्लस लिखा हुआ है मेरे पास px, है ना, और प्लस लिखा हुआ है q = 0। और क्या आपको याद है क्यूबिक इक्वेशन के अगर रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा, अगर इसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, तो मैं कहूँगा सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम। आपको याद है प्रॉपर्टी, वो कितनी होती है, -(1) तो वो हो जाएगा 0। यानी मैंने एक रिजल्ट निकाल लिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा स्टूडेंट्स, 0, है ना। और अगर ये रिजल्ट मुझे पता है तो मैं यहाँ से कुछ यहाँ पे सोचने की कोशिश करता हूँ। कैसे सोचेंगे क्लास, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी विजिबल है। विजिबल कैसे क्लास, ये एक डिटर्मिनेंट है। मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं कॉलम 1
प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 अप्लाई करने वाला हूँ। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो ध्यान से देखिए वही डिटर्मिनेंट, ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है जो आप परफॉर्म करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनअफेक्टेड रहेगी। तो कॉलम 1 में जब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड किया तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बाकी वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, वो होगा बीटा और गामा। यहाँ पे हो जाएगा क्लास बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, बाकी हो जाएगा गामा और अल्फा। और ये वैल्यू क्या हो जाएंगी क्लास गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, और अगली वैल्यू होंगी अल्फा और बीटा। क्या आपको दिख रहा है? अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा, यानी कितना हो जा रहा है 0 0 0। अब मैं कह रहा हूँ बाकी वैल्यू कुछ भी हो, बाकी वैल्यू कुछ भी हो, आप समझो बात को, इस डिटर्मिनेंट का कोई एक कॉलम ऑल द वैल्यूज 0 कंटेन किए हुए हैं, और अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो में सारी वैल्यूज 0 हों तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ रही है? क्वेश्चन बड़ा आसान सा है क्लास, कि ना सिर्फ ये क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट पर बेस्ड हैं बल्कि ये क्वेश्चंस में आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी लगवाई जा रही हैं, मतलब आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल की भी प्रॉपर्टी अप्लाई करने को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है क्लास, ओमेगा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन द रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो इस इक्वेशन का आपसे रूट पूछा जा रहा है। माय सजेशन इज एक सिंपल सी स्टैंडर्ड सी थ्योरी अप्लाई करिए। कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3, मतलब कॉलम 1 में ये सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म करिए दैट कॉलम 1 में आप कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड करिए। जैसे ही आप तीनों कॉलम्स ऐड करेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, आप बहुत इजीली इसे वर्कआउट कर पाएंगे। सो आई वांट यू ऑल टू गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार सा है, बड़ा बेहतरीन सा है। अगेन जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं, पहले आप खुद से ट्राई करिए, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहूँ तो इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है क्लास, मुझे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। जब भी ऐसा कुछ दिखे ना तो तिकड़म बढ़ाने की ऐसी कोशिश करो कि अगेन कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड किया तो देखो क्या दिख रहा है, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस बी, है ना। तो सब 2 बार दिख रहा है, तो ये दिख रहा है 2 टाइम्स। अब देखो 2 बार दिख रहा है, यहाँ भी ये 2 बार दिख जाएगा, यहाँ भी ये 2 बार दिख जाएगा। अगर मैं कॉलम 1 में इन तीनों को ऐड करता हूँ, मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं कॉलम 1 में लिख रहा हूँ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। और जैसे ही आप ऐसा करते हो तो 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी प्लस 2 टाइम्स सी, तो मुझे 2a प्लस 2b प्लस 2c सब जगह दिखाई देगा। और जैसे ही ऐसा होता है तो मैं क्या करूँगा, उस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी को मैं बाहर ही निकाल के रख लूँगा। मतलब मैं उसे लिखूँगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, राइट। और मैं इसे आगे क्या लिखूँगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए। अब यहाँ से जब मैंने इसे कॉमन ले लिया है तो ये क्या बच रहा है क्लास, ये बच रहा है 1 1 1। और ऑब्वियसली बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज़ हैं। तो ये हो जा रहा है सी प्लस ए, ये हो जा रहा है ए प्लस बी, ये वाला एलिमेंट क्या बच रहा है क्लास, ए प्लस बी, ये एलिमेंट्स क्या बच रहा है क्लास, बी प्लस सी, राइट। ये एलिमेंट क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, बी प्लस सी, और ये एलिमेंट बच रहा है सी प्लस ए। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्या सेम थ्योरी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई की वो यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ? मैं इन तीनों का सम कर सकता हूँ क्या? जैसे इन तीनों का सम करूँगा तो मुझे क्या दिखेगा क्लास, उस तरफ जो मुझे दिखेगा वो दिखेगा ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट कॉलम में कॉमन। मतलब यही सेम ऑपरेशन मैंने इस पर भी अप्लाई किया, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी के साथ मुझे एक और चीज़ दिख रही है, वो क्या दिख रही है, मुझे दिख रहा है के, है ना। तो यहाँ पर मुझे एक और वैल्यू दिखेगी, वो होगी के, है ना। और यहाँ पर भी मुझे फिर 1 1 1 दिख जाएगा। क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं, है ना। और सिमिलरली यहाँ पर क्या दिखेगा, बी सी सी ए और ए बी, तो मुझे यहाँ दिखेगा बी सी सी ए और ए बी। आई होप आप इन सारी चीज़ों को देखकर घबराए या डर नहीं रहे हैं। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बस ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्वेश्चन खत्म होने को है। ज़रा ध्यान से देखिए क्लास। क्या सबसे पहले तो आप इससे कैंसिल कर सकते हैं? ज़रा सोचिए क्या हम ऐसा कर सकते थे? और अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो एक और चीज़ सोचो स्टूडेंट्स, आई थिंक इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब हमने उसे अननेसेसरीली लेंदी बना दिया। इसके अलावा एक और तरीका यहाँ पर हो सकता था। वेल एनीवे अगर हमने यहीं तक सोचा तो आप जल्दी से इसके बाद बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता कि मैं इन तीनों को ट्राई करता और सबट्रैक्ट कर देता। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसको कैंसिल करने के बजाय, देखो जल्दी से मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर था ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर था ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर जो ए प्लस बी प्लस सी था उसका सिर्फ मैं 2 कॉमन लेता और उसमें से ये और ये सबट्रैक्ट करता, तो वो वही मैट्रिक्स, वही डिटर्मिनेंट बन जाता। मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं ये कैंसिल नहीं करता हूँ, है ना। और कैंसिल करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए प्लस बी प्लस सी को अंदर ही रख रहा हूँ। मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको इस टर्म से कैंसिल करने के बजाय मैं ऐसा रख लेता हूँ, मैं इसको कुछ ऐसा सा रख लेता हूँ। मतलब यहाँ पे 2 बाहर ले आते हैं, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी रखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी रखते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी रखते हैं। मान लो मैंने कुछ ऐसा सोचा, है ना।
सिमिलरली यहाँ पर भी इस a प्लस बी प्लस सी को कैंसिल ना करते हुए मैंने इसको यहाँ से हटा के कैसा किया स्टूडेंट्स, मैंने इसे यहाँ से ये 1 1 1 कॉमन लेने के बजाय ये k तो एज इट इज़ रहने दिया, लेकिन यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर तो रादर आप सम भी मत करिए, मतलब चलिए ठीक है, अगर आपने a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कॉमन रहने दीजिए, मतलब ये k टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, एनी वे उसे अंदर ही रख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। मतलब मैंने तीनों रोज को ऐड किया, तीनों कॉलम्स को ऐड किया, तो फाइनली ये जो रिजल्ट बन रहा था ये बन रहा था k टाइम्स, और इसकी जो ये फाइनली बन रहा था ये बन रहा था a प्लस बी प्लस सी, ये भी बन जा रहा था a प्लस बी प्लस सी, और ये भी कितना बन जाता है स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी। अब एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या आप गेस कर पा रहे हो मैं कौन सा ऑपरेशन कह रहा हूँ? मैं हिंट देता हूँ। इस वाले में आप कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करिए और कॉलम 1 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट करिए, आपको आंसर सीधा सीधा आपकी नज़रों के सामने दिखेगा। हम बहुत सारे और भी तरीके यूज़ कर सकते थे, पर मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि ये तरीका शायद और आसान होगा, तो हमने इससे ट्राई किया। जो हिंट मैंने दी उससे ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। अगर आप यहाँ से इसे देख पा रहे हैं तो मैं बड़ी आसान सी बात आपसे कह रहा हूँ कि इसमें से इसे और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करिए। देखो मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अगर a प्लस बी प्लस सी में से, मतलब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया तो c से a कैंसिल, तो बचेगा क्या b, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारे पास जो लिखा हुआ है वो तो हमने ऐसा कैसा रखा है 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़, ये a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़, और ये a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़। लेकिन मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने ये किया कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो c और a कैंसिल तो बचा b, a और b कैंसिल तो बचा क्या c, और b और c कैंसिल तो बचा a, यानी मैं क्या कह रहा हूँ b c a। और देखो ज़रा ध्यान से, वहाँ भी मुझे b c और a ही दिख रहा है, मतलब ये जो चीज़ आ रही है ये आ रही है b c और a, है ना। सिमिलरली ज़रा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसी में से मैं इसी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो a और b गया है तो c a और b आपको दिख रहा है, वहाँ भी c a और b ही दिख रहा है मुझे थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है c a और b। और उस तरफ क्या दिख रहा है क्लास, उस तरफ दिख रहा है k टाइम्स, उस तरफ आपको क्या दिख रहा है k टाइम्स द सेम। मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इतना मेहनत लिखने से बचना चाह रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो डिटर्मिनेंट है लेट्स इसकी वैल्यू है लैम्डा, तो यहाँ पर भी वही डिटर्मिनेंट लैम्डा ही तो दिख रहा है, तो कहना है इसे इस लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल, तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ रही है, k की वैल्यू इज गोइंग टू बी 2, यानी आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे क्लास, आप मार्क करेंगे ऑप्शन सी। डिड यू रियलाइज इसको करने के ऑब्वियसली और भी तरीके हो सकते थे, अब जो मैं एक तरीका शुरू में यूज़ कर रहा था वो भी कर लेते, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते थे, बट ऐसे इन सारे तरीकों में से जो भी तरीका फटाफट आपका आंसर लेकर आए अब वो अप्लाई करें और आंसर लाएं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगेन ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप खुद से ट्राई करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इजी सा क्वेश्चन है। इस एक्सपांशन को यूज़ करिए, सीधा सीधा एक्सपांड कर दो या फिर ऐड कर दो, जैसा भी करना है, फाइनली एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, फैक्टराइज्ड फॉर्म में दिखेगा, और फैक्टराइज्ड फॉर्म में जो सारे एक्सप्रेशन आपको दिखेंगे इनको 0 के इक्वल रखे, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा। इसको सिंपली आप एक्सपांड करोगे ऐसा कुछ दिख जाएगा, मतलब ऐसा बनेगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, मतलब मैं बस बता दे रहा हूँ कि ऐसे कुछ रूट्स आएंगे, इसको एक्सपांड करने के बाद बहुत ईजिली बन जाएगा। अब आपको क्या दिखेगा, बोल रहे हैं सम ऑफ ऑल द 5 रूट्स, तो ऐसे और भी 2 रूट्स बनेंगे, मतलब रादर टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कुछ प्लस माइनस, ऐसा कुछ प्लस माइनस भी शायद बन सकता है, मतलब ऐसा प्लस माइनस लिखना मुझे तो नहीं चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ एक आध और दिख जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे x माइनस डेल्टा दिख जाएगा, या फिर x माइनस इससे साई दिख जाएगा, या फाई दिख जाएगा, ऐसा कुछ और दिख जाएगा, तो ऐसे कुछ साइंस दिख जाएंगे। और वो पूछ रहा है सम ऑफ ऑल द 5 रूट्स, तो आप क्या कर दोगे क्लास, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो भी रूट्स आएंगे, गामा प्लस डेल्टा प्लस ये जो साई है, इन सब का आप सॉरी ये 0 नहीं होगा, इन सब का सम निकाल देंगे और वही आपका आंसर होगा। माई सजेशन, माई हिंट इज़ क्वाइट सिंपल कि सम ऑफ द रूट्स निकालना बड़ा आसान है, और एनीवे आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, अगर ये ऐसा नहीं बन रहा है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो इसका एक और हिंट मैं देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट। मान लो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऑब्वियसली अगर इसके 5 रूट्स हैं तो 5 पावर में एक पॉलिनोमियल बनेगा। 5 पावर में पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा स्टूडेंट, सोच के देखो, 5 पावर में पॉलिनोमियल दिखेगा ax टू दी पावर 5, अगर ऐसा बनेगा तो, वैसे ऐसा जाने का सवाल ही नहीं होता है, बस बता दे रहा हूँ। फिर बचेगा bx टू दी पावर 4, फिर बचेगा cx क्यूब, फिर बनेगा dx स्क्वायर, फिर बनेगा ex, फिर बनेगा f, है ना, ये एक आपका पॉलिनोमियल बनेगा। अब इसके ऑब्वियसली पावर 5 है तो मैक्सिमम 5 रूट्स हो सकते हैं, मैं मान लेता हूँ वो 5 रूट्स हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और साई, है ना। और सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम इज ऑलवेज गिवन बाय दिस अपॉन दिस, ऑब्वियसली बिगिनिंग विद द नेगेटिव साइन, तो आप उसे कहेंगे माइनस बी अपॉन ए। बस आप x टू द पावर 4 के कोफिशिएंट का नेगेटिव और x टू द पावर 5 के कोफिशिएंट का पॉजिटिव वैल्यू का अगर डिवीजन करेंगे, अगर रेशियो लेंगे तो वो आपका आंसर होगा। इतनी आसानी से भी आप इसे निकाल सकते हैं। सो दोनों तरीके आपके सामने हैं, ट्राई करिएगा। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स,
और एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, ये बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है क्लास, क्या आपको याद है प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स याद करिए। हमें याद है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया हाफ, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स 1 1 1, फिर आपके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, और बस ये इंश्योर करिएगा कि ये नेगेटिव ना हो, तो जो भी साइन आ रहा हो उसको पॉजिटिव बना लीजिएगा। और वो इसी को किसके इक्वल कह रहा है? वो इसी को इक्वल कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो हमारे अकॉर्डिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और अगर हमारे अकॉर्डिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड की लेंथ कितनी है a, तो ये जो एरिया है ये हमारे अकॉर्डिंग ये है, बट उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? उनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए इज इक्वल टू इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है क्लास? √3/4a²। तो जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल रखेंगे, मुझे बताने तक की जरूरत नहीं है कि आंसर क्या होगा। आई होप आप देख पा रहे हो। आप अगर 2 को पहले इधर ले आओ क्लास, हमारे अकॉर्डिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया क्या होता है क्लास? ये। उनके अकॉर्डिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होगा ये। बाय द वे उनके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल का एरिया ये होगा। तो पूछ रहा है इसका स्क्वायर क्या होगा? क्या आपको दिख रहा है आंसर क्या होगा? बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो इसका स्क्वायर करने से पहले 2 को इधर लाते हैं, तो 2 को इधर लाने से पहले मुझे 2 से ये 4 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है ना। अब अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है, मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन का अगर स्क्वायर करना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का भी स्क्वायर कर दूंगा। और जैसे इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर किया तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और a² का स्क्वायर a⁴। और ऐसा मेरे ख्याल से ऑप्शन बी हमें दिखाई दे रहा है। क्या आपको रियलाइज़ हुआ कि अगर आपको बेसिक्स पता है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता है, तो आप कितनी आसानी से जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट अब फाइनली हमारा वो सेक्शन आ चुका है जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बड़ा ही साधारण सा, बड़ा ही बेसिक सा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। वो बोल रहा है ए बी एंड सी, ये बाय द वे जेईई मेंस ने 2013 में पूछा है। ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ स्केलीन ट्रायंगल, है ना। फिर वो वैल्यू पूछ रहा है ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी की वैल्यू क्या होगी। एक काम करते हैं क्लास, इसे वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, बट इसे सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाह रहा हूँ, तुम्हें कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। क्या आपको याद है हमने साइक्लिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में कुछ पढ़ा था? मैं एक बार जल्दी से तुम्हें दिखाता हूँ, अगर आप ध्यान से याद कर पाएँ तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम गोइंग टू शो दिस टू यू। देयर वी गो, ये रहा हमारा साइक्लिक डिटर्मिनेंट। याद करो ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, और वो किसके इक्वल स्टूडेंट्स? वो इक्वल है, ध्यान से सुनिएगा, a + b + c, a² b² c² -ab -bc -ca विद अ नेगेटिव साइन। आपको बात समझ आई? मतलब या तो आप चाहे तो इसे एक्सपांड करके निकाल लीजिए, या अगर ऐसा याद रह जाए तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं वापस इस क्वेश्चन पर आऊँ, जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, बाय द वे हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं, बाय द वे आपको दिख रहा है हमने कितनी सारी चीज़ें कवर की हैं, और इस छोटे से आपका जो 40 डेज़ का क्रैश कोर्स हम लेकर आए हैं, इस कम से कम वक्त में भी कितनी सारी चीज़ें आपको डिलीवर की जा रही हैं, कितना कुछ सिखाया जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि आपकी कोई भी चीज़ ना छूटे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके बारे में वो ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, और बाय द वे एक स्केलीन ट्रायंगल है। अब सोचो क्लास, पहली बात तो स्केलीन ट्रायंगल है मतलब क्या होगा? स्केलीन ट्रायंगल का मतलब होता है कि सर ना साइड ए बी के इक्वल है और ना ही बी सी के इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, स्केलीन ट्रायंगल, राइट। मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, मैं इसको क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इसे -a + b + c इंटू, हम इसे लिखते हैं a² + b² + c², फिर हम इसे लिखते हैं -ab -bc -ca, राइट। तो अगर आप एक्सपांड करना चाहें तो ऑब्वियसली इसे एक्सपांड करिए, बट इसका एक्सपांशन अगर आप सीधे सीधे याद रख पाएँ तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगर मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशंस करना चाहूँ तो मुझे a + b + c तो ठीक लग रहा है, अच्छी बात है, इसको रख लेते हैं। बट क्या यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ? मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा करने का सोच रहा हूँ क्लास कि मैं इन तीनों के आगे 2 लगाना चाह रहा हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ? इन तीनों को मतलब -ab -bc और -ca से ऐड करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो फ़र्क क्या आएगा? देखो, मैं पूरी इक्वेशन को 2 से और पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूँ। मतलब पूरी इक्वेशन को अगर मैंने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a² + 2b² + 2c²। अब मेरा मन हो रहा है कि मैं a² b² c² को थोड़ा अलग करके लिख दूँ। अलग करके लिखने का मतलब है सर ऐसे लिखने के बजाय, मतलब मुझे क्या दिख रहा है? 2a² 2b² 2c², राइट। तो उसका मैं एक पहले तो a² और b² यहाँ ले लेता हूँ, सुन रहे हैं आप लोग। और मुझे क्या दिख रहा था? a² और b² के लिए ab, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? -2ab, तो मैंने लिख लिया -2ab। आपको बात समझ आ रही है मैं क्या करने वाला हूँ? अच्छा आगे बढ़ते हैं क्लास। फिर मुझे दिख रहा है b² और c², बाय द वे 2b² है और 2c² है, तो मैंने b² एक तो इधर ले लिया है, तो बचा हुआ दूसरा b² और ले ले रहा हूँ,
और बचा हुआ एक दूसरा सी स्क्वायर का एक सी स्क्वायर यहाँ ले ले रहा हूँ, और बी और सी के लिए मैंने क्या ले लिया, -2bc। ये सब 2 मेल कहाँ से रहा है क्लास, मैंने एक 2 से डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन किया है, राइट। एक और चीज़ बच रही है मेरे पास कि अभी एक और ए और एक और सी बचा है, तो मैं उसे लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिखेगा -2ac, तो इसे मैं लिखूंगा -2ac, जो भी आप लिखना चाहें, और ये आपका एक्सप्रेशन। क्या आपको दिख रहा है कि आपका क्वेश्चन और सिंपल और आसान बन गया है। फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन मिल रहा है उसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, बस घबराना है, चिंता मत करना, अच्छे से समझना क्या लिखा हुआ है फाइनली। इसको अब मैं फाइनली ऐसे सॉल्व करूँगा। पहले तो मुझे दिख रहा है माइनस ऑफ, मुझे जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ अंदर क्या बच रहा है, देखो ये बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसी के प्रोडक्ट में मुझे दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, राइट। अब एक बात सोचो क्लास, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तो हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। ये ए बी और सी एक स्केलिन ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, तो ए बी सी भी कुछ लेंथ होगी, यानी ये तीनों भी क्या होंगी, पॉजिटिव। तो समथिंग पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, इंटू 1/2 विल बी पॉजिटिव, बट सबसे आगे क्या लगा हुआ है क्लास, नेगेटिव, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैं आंसर क्या मार्क करूंगा, ये आंसर होगा ऑप्शन बी। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, अगेन बस अगर आपको इस साइक्लिक एक्सप्रेशन का ये वाला एक्सपांशन याद हो तो कोशिश करिएगा कि एक्सपांशन से याद हो, क्योंकि अगर आपको याद है तो आप चीज़ों को बहुत ईजीली वर्कआउट कर पाएंगे। चलिए अगर इतना समझ आया, एक और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्लास, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है। अगेन जैसा हम करते आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाई JEE Mains इन 2018। मैं इन सब क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं थे, ये क्वेश्चंस आसान थे और ये किए जा सकते थे। देखिए इससे करने के लिए बड़ा बेसिक सा नॉलेज हम लगाएंगे। पहली बात तो ये कि अगेन मुझे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या आपको क्लिक हो रहा है, मतलब JEE वालों को मोहब्बत है इस तरह के क्वेश्चन से। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस पे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं वो, है ना, मतलब नज़र ना लग जाए करके मैं कह रहा हूँ और ये लोग को सुन लें तो वो इस पर क्वेश्चंस पूछना बंद कर देंगे। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या आते हैं क्लास कि तीनों तरफ जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है। तो मुझे क्या इक्वेशन मिल रही है क्लास, मुझे मिल रहा है 1k3, है ना, वो क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट क्या मिल रहा है 1k3। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या मिल रहा है क्लास 3k-2, यहाँ पे कोफिशिएंट मिल रहा है 3k-2, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या मिल रहा है क्लास 2 4 -3, यहाँ पे कोफिशिएंट मिल रहा है 2 4 -3। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं क्लास, 1k + 3, 3k-2 और 2 4 -3। और जब भी अगेन वो ऐसा कहे, कैसा कहे स्टूडेंट्स, अभी बात की थी इसका नॉन जीरो सोल्यूशन है, मतलब एक्स वाई जेड में से कोई एक तो एटलीस्ट नॉन जीरो है, यानी तीनों जीरो नहीं है, तो डेफिनेटली ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट है, 0 होगा। मैं जल्दी से इसे एक्सपांड कर लेता हूँ क्लास, और जैसे ही मैं इसे एक्सपांड करूँगा तो मुझे कुछ तो दिखेगा। क्या दिखेगा देखते हैं क्लास। मैं इसे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही अलॉन्ग, इस फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड करने वाला हूँ, तो मुझे 1 दिख रहा है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, -3k + 8 आपको दिख रहा है, 3 × k 3k, 4 × 2 8, लेकिन ये हो जाएगा -3k हो जाएगा -8 यानी +8। तो मुझे सबसे पहले तो दिखेगा 3k और +8, आई एम रियली सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी +8, है ना। आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। अब जब k के रिस्पेक्ट में किया तो k के लिए हो जाएगा -9 और +4, दिख रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ, -9 और ये हो जाएगा -4 दैट्स +4। सो -9 + 4 कितना होता है, -5, तो हो जाएगा -5k, लेकिन k ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा +5k। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो वहाँ पे आप लिखोगे -k, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलेगा। -k के साथ आप लिखोगे 3 × 3 -3 × 3 विच इज़ -9, 2 × 2 -4, लेकिन ये +4 हो जाएगा, तो -9 + 4 इज़ -5, -5 × -k इज़ +5k। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगर मैं इस 3 के लिए एक्सपांड करता हूँ तो 3 पॉजिटिव होगा, 4 × 3 12, 5 × 2 -2k, तो ये कितना हो जाएगा क्लास 12, 4 × 3 12 -2k 3 के साथ, है ना। तो 12 - 2k, 12 - 2k, और बाहर मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, सबसे आगे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 3। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन मुझे फाइनली दिख रहा है। आई थिंक मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइनली k की वैल्यू मिलने वाली है। जैसे ही मैं k की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे क्या दिखता है स्टूडेंट्स, आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड हैं। मैं एक बार बस क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि 3 12 - 2k बिल्कुल सही। अब अगर मैंने देखा 3k 5k 7k, 3 × 2 -6k, तो 7k - 6k इस k, तो मैं k को इधर ही रख रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। 8
और ये कितना हो रहा है 12 इंटू 3, है ना। 12 इंटू 3 कितना हो जाता है, आई थिंक हमने के सही लिखा है, 3 और 5 8, हमने गलत लिख दिया है ना, हमने क्या लिखा है 3k प्लस 5k 8k, और 8k माइनस 6k इज क्लियरली 2k, पता नहीं क्यों मैंने उसे 7 माना, सो दैट्स 2k, राइट। अब अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्लास, 8 और 12 इंटू 3 कितना होता है 36, 36 प्लस 8 कितना होता है, 36 प्लस 8 आई थिंक इज 44, तो 2k इज़ 44। तो मुझे यहाँ से k की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है स्टूडेंट्स 22। आई थिंक हमने वैल्यूज सारी सही ली है, बस एक बार क्रॉस चेक कर लें क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। 1k 3, 3k माइनस 2 एंड 2 4 माइनस 3, है ना। एक्सपांड किया तो ये हो जाएगा 1 के रिस्पेक्ट में जब किया, 1 के रिस्पेक्ट में जब किया तो गड़बड़ समझ आ रही है आपको, मुझे गड़बड़ रियलाइज़ हो रही है कि गड़बड़ हमने ये की जब 1 के रिस्पेक्ट में किया तो ये था मैंने पता नहीं क्यों यहाँ कुछ कर दिया, आई एम रियली सॉरी। बस एक छोटा सा करेक्शन है स्टूडेंट्स, कि होता -3k, है ना, ये हो जाता -3k और ये हो जाता +8, बस एक छोटा सा एरर, है ना। उस छोटे से एरर की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो तो बहुत ही अलग है ना। और आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और चीज़ें चेक ही कर लेते हैं जब निकल रहे हैं तो। k के लिए चेक किया तो ये हो जा रहा है -9 +4, आई थिंक वो +5 के जस्टिफाइड है, और +3 के लिए देखा तो 12 माइनस 2k, तो सब कुछ सॉर्टेड है। बस ये दो इक्वेशंस हम ठीक कर लेंगे स्टूडेंट्स, और जैसे ही आप इसे ठीक करेंगे तो ये क्या दिखेगा भाई। आई होप ये जब मैंने लिखा था तभी आप लोगों ने बहुत ने रियलाइज़ कर लिया होगा कि मैंने गलत लिख दिया। खैर एनीवे, अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो क्या दिख रहा है, -3k प्लस 5k दैट्स +2k, 3 इंटू 2 -6k, है ना, तो +2k माइनस 6k दैट्स -4k, है ना। अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं फिर से लिख देता हूँ, -3k प्लस 5k इज +2k, 3 इंटू 2 -6k, -6 प्लस 2 दैट्स -4k। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 8 और 3 इंटू 2, 3 इंटू 12 कितना, 3 इंटू 12 इज 36, 36 प्लस 8 इज 44, 44 उधर गया तो -44, सो दिस इज -44। यहाँ से मुझे k की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 11, तो k निकल के आता है स्टूडेंट्स 11। अब अगर k 11 है तो कहानी में क्या ट्विस्ट है, कहानी में बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है कि अब मैं इन इक्वेशंस को रीराइट करूँगा, अब मैं इन इक्वेशंस को फिर से लिखूंगा। तो अब इन इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, x प्लस के वाई प्लस 3z, ये क्या था क्लास, ये था x प्लस के वाई, वॉट वॉज k इज 11, के वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, है ना। एक और इक्वेशन हमारे सामने स्टूडेंट्स, क्या 3x प्लस के वाई माइनस 2z, तो अगली इक्वेशन है 3x प्लस के वाई माइनस 2z, मैं k को 11 से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं। अगली इक्वेशन हमारे सामने है 2x प्लस 4y माइनस 3z, तो अगली इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 3z, तो ये है 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। अब वो फाइनली आपसे पूछना चाह रहा है, आखिर में आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या इसका मतलब होगा, इस एक्सप्रेशन का एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। अगर मैं एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर निकालना चाहूँ तो मेरा सजेशन है हम निकालने वाले हैं एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ज़रा सोच के बताइए स्टूडेंट्स, दिमाग लगाइए। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं पहले z को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्या मैं z को थोड़ा कुछ सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। देखो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास फाइनली 3 इक्वेशंस हैं और तीनों इक्वेशंस में मुझे यहाँ पे रेशियो से डील करना है। तो न्यूमरेटर में x और y की वैल्यू से डील करना है, डिनोमिनेटर में z की वैल्यू से डील करना है। तो ऑब्वियसली एक वेरिएबल अगर एलिमिनेट ना भी हो तो चलेगा। आपको बात समझ आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्लास में थोड़ी देर के लिए आपके लिए z को k से रिप्लेस करता हूँ। तो जैसे ही मैं z को k से रिप्लेस करूँगा तो यहाँ भी मैं k लिख रहा हूँ, यहाँ भी मैं k लिख रहा हूँ, यहाँ भी मैं k लिख रहा हूँ। आपकी कन्फ्यूजन k के बजाय लेट्स से एक अलग वेरिएबल, लेट्स से लैम्डा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया लैम्डा, यहाँ पे ले लिया लैम्डा, है ना। अब बहुत ध्यान से सुना है स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे आपने लैम्डा लिया तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा। मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ। जैसे ही आपने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली तो कितनी हो जाएगी क्लास, यहाँ से x प्लस 11y विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा और माइनस 3 लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा क्लास, -x/3, और ये हो जाएगा -11/3। आई होप ये आप सभी को दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोच के बताओ। यहाँ पे लैम्डा जब इधर गया तो हो जाएगा 2 लैम्डा, 2 लैम्डा का 2 इधर डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा क्लास, ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स x, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 11/2 टाइम्स y विच इज़ इक्वल टू लैम्डा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है, दिस इज़ इक्वल टू लैम्डा। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब इन दोनों को सॉल्व करके मैं x और y की वैल्यू निकाल लूँगा लैम्डा की टर्म्स में।
तो वो x और y की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, z की वैल्यू ऑलरेडी हमने लैम्डा ली है, मतलब यहाँ पे हमने z को क्या ले लिया भाई, z को हमने लैम्डा कंसिडर किया है, बस ये वैल्यूज़ यहाँ रखनी है और अब हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो जल्दी से फाइनल स्टेप सॉल्व करते हैं क्लास। थर्ड स्टेप में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, थर्ड स्टेप में फाइनली क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा उधर जाएगा और ये x और y में एक और इक्वेशन बन जाएगी। बट मेरे ख्याल से मैं काफ़ी हद तक चीज़ें यहीं से वर्कआउट कर सकता हूँ, कोशिश करते हैं क्लास, ज़रूरत लगेगी तो थर्ड इक्वेशन की भी हेल्प लेंगे। अभी फिलहाल पहली और दूसरी इक्वेशंस को ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन दोनों की हेल्प से सॉल्व करने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं सर यहाँ से x को एलिमिनेट करने की कोशिश करूँ, अगर मैं x को एलिमिनेट करने की कोशिश करूँ, या एक काम करते हैं y को ही एलिमिनेट कर लें, मतलब किसी को भी एलिमिनेट कर लो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 1/2 से और सेकेंड इक्वेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 से क्या, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2। इस इक्वेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3 और ये भी हो जाएगा 1/3। ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर अब मैं इससे और इससे ऐड करूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, ये हो जा रहा है -11/6, ये +11/6, तो ये कैंसिल हो जा रहा है। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ से ये और ये भी कैंसिल हो जा रहा है, नहीं ये कैंसिल नहीं हो रहा है, आई एम रियली सॉरी, यस ये भी कैंसिल हो जा रहा है। तो हमने दो गलत पेयर ले लिए, मतलब इनके बजाय आई वुड हैव गॉन फॉर दीज टू, आई रिपीट आई शुड हैव गॉन फॉर दीज टू। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट को स्किप करता हूँ, मैं सेकंड और थर्ड को लेता हूँ। क्या आपको समझ आ रही है अप्रोच, कि मैंने गड़बड़ ये कर दी है कि मैंने इसको ले लिया और इसको ले लिया, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि इन दोनों से बात नहीं बन पा रही है ना। क्योंकि देखो बात समझो, जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये 11 और इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, और ये वाले एक्सप्रेशन से ये वाला एक्सप्रेशन आई होप आपको कैंसिल होता दिख रहा है, तो हम कुछ का कुछ भी प्रूव कर देंगे। तो आई थिंक यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी हमें फेस करनी पड़ रही है। तो आई वुड रिकमेंड कि वो जो थर्ड इक्वेशन मैंने रिजर्व रखी थी, अब मैं उसे पिक्चर में ला रहा हूँ। तो उसे पिक्चर में लाने से पहले मैं कुछ ऐसा सा जो मैंने चेंजेस किए वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। मैं बस इस चीज़ को वापस से ठीक कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो हमारे सामने जो चीज़ें थी वो क्या थी स्टूडेंट्स, हमारे सामने 3 चीज़ें थी बड़ी आसान सी, ये था प्लस, ये था 11 और ये था लैम्डा। मैं इस इक्वेशन को लिखने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्लास। ये कितना हो जाएगा, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। दिस इक्वेशन वाज क्लियरली दिस वाज 0। अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो मैं 3 लैम्डा को उधर लेके गए तो हो जाएगा 3 लैम्डा, लेकिन लैम्डा को इधर ही रखा और 3 से डिवाइड किया। जैसे ही 3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2/3x। कोई खास मुझे चेंज आता हुआ दिख नहीं रहा है, बट देख लेते हैं, अगर बात बन गई तो बात बन जाएगी। और यहाँ पे आ रहा है 4/3y, है ना, ये हो जा रहा है 4/3y। क्या आपको दिख रहा है मैंने जो किया, मैंने क्या किया, 3 लैम्डा को उधर लेके गए तो 2x + 4y बच रहा है, और उसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो 2/3x और ये हो जाएगा 4/3y, है ना। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई एक वेरिएबल को तो हटाना है ना। अब जैसे ही किसी ना किसी एक वेरिएबल को रिमूव करने, इरेडिकेट करने की बात आती है, तो इस वाली क्वेश्चंस को तो मैं भूल ही जा रहा हूँ। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करने जा रहा हूँ। जैसे इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश की तो देखो यहाँ 3/2 दिख रहा है, 2/3 दिख रहा है, तो मैं दोनों तरफ 3/2 सॉरी इस पूरी इक्वेशन को 2/3 और इस पूरी इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। आई होप आपको मेरा अप्रोच, मेरा रीज़न समझ आ रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस पूरी इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या 2/3, ये भी हुआ 2/3 और ये भी हुआ 2 लैम्डा/3। अब यहाँ पे मुझे x दिख रहा है, यहाँ भी x बनाना है, तो इस पूरे को 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो आई थिंक बात शायद बन जाए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। सो यहाँ पर 3/2 बच रहा है, यहाँ पर इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो जल्दी से ध्यान से क्लास, मैं इस पूरी इक्वेशन के आगे नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस साइन भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, अब ये प्लस साइन भी आपका अब हो जाएगा सर माइनस, और यहाँ पर भी वो इक्वल साइन के साथ उससे जस्ट पहले आपको एक नेगेटिव साइन दिखाई देगा, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, ये x है और ये x है, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जा रहा है। अब बच क्या रहा है क्लास, बहुत ध्यान से देखना, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये है 11/3y, ये है 11/3y। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2 का 2 × 4, तो ये है -2y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये है 2 लैम्डा/3 और ये है -3 लैम्डा/2। आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू दी आंसर। अगर चीज़ें सब कुछ सही चल रही हैं तो हम y की वैल्यू के काफ़ी क्लोज हैं। मेरा सजेशन है कि अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो क्या आ रहा है क्लास, देखो मैं पूरे साइड को, पूरे इक्वेशन को 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे मेरा इक्वेशन ना आसान हो जाएगा। मैं पूरे को पहले 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया तो 11 × 3, देखो जल्दी से आप ऐसे कर लो, चलो 3 × 2 कितना 6, है ना, तो हो जा रहा है 11y - 6y अपॉन में कितना हो रहा है क्लास 3। मैं ये वाली स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, बस ध्यान से सुनते जाइएगा, इज इक्वल टू, अब जब इस तरफ आप करेंगे तो इस तरफ क्या होगा, 2 × 2 कितना स्टूडेंट्स 4 लैम्डा, और इस तरफ किया तो 3 × 3 दैट्स -9 लैम्डा,
और जब आपने डिनोमिनेटर में से सॉल्व किया तो दैट्स 3 इंटू 6, इसे मैं 3 इंटू 2 ही लिखा रहने देता हूँ। मैं यही बात आपसे कह रहा था। अब आप फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, मुझे सबसे पहले तो 3 से 3 कैंसिल होता दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा आई थिंक। 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर मैंने 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 5y बच रहा है, 5y से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो वो हो जाएगा 10y। आप सभी को आई थिंक दिख रहा होगा। और ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 11 माइनस 6 5y, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10y, और अगर राइट हैंड साइड देखा तो 4 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा इज माइनस 5 लैम्डा। आप सभी को दिख रहा है। और अगर मैंने यहाँ पर कैंसिल करने की कोशिश की चीज़ों को तो मुझे दिखेगा कि y की वैल्यू जो आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 10 उधर लेके गए तो माइनस लैम्डा बाई 2, ये हमारा एक पहला रिजल्ट आया। घबराइएगा मत, बहुत आसान सी स्टेप्स हैं हमने जो परफॉर्म किए। हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया आई एक्सेप्ट, बट चीज़ें इसके बिना शायद लाना मुश्किल था। चलिए, अगर y की वैल्यू माइनस लैम्डा बाई 2 आई है तो मैं कहीं भी से रख देता हूँ, लेट्स से यहीं रख देता हूँ, है ना। इस इक्वेशन में जब लैम्डा बाई 2 रखते हैं तो ये था 2x, है ना। ये कितना हो जाएगा 4y, वो है माइनस लैम्डा बाई 2, है ना। तो 4y के साथ, जब 4y के साथ आप y की जगह लैम्डा बाई 2 रख रहे हो तो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, और वो है माइनस लैम्डा, तो दिस इज माइनस 2 लैम्डा, और ये है माइनस 3 लैम्डा विच इज़ इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से 2x की वैल्यू निकालें तो माइनस 2 माइनस 3 दैट्स माइनस 5। जल्दी से चेक कर लो क्लास, 4y जब y की जगह माइनस लैम्डा बाई 2 रखा तो माइनस लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस 2 लैम्डा, माइनस 5 लैम्डा जब उधर गया तो हो जाएगा प्लस 5 लैम्डा, तो यहाँ से 2x हो जाएगा प्लस 5 लैम्डा। और जैसे ही 2x प्लस 5 लैम्डा हो रहा है, x हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2। ये दो बातें हमारे लिए बहुत काम की हैं, ये और ये, क्योंकि अब हम फाइनली आंसर की तरफ हैं क्लास, हम आंसर के बहुत क्लोज हैं। देखो, हमसे पूछा जा रहा है क्या, हमसे पूछा जा रहा है XY अपॉन Z स्क्वायर। जब हमसे पूछा जा रहा है XY अपॉन Z स्क्वायर तो x की वैल्यू कितनी है क्लास, 5 लैम्डा बाई 2, दैट्स 5 लैम्डा बाई 2। व्हाट इज y स्टूडेंट्स, y इज क्लियरली माइनस लैम्डा बाई 2, एंड व्हाट विल बी द z स्क्वायर विल बी लैम्डा स्क्वायर। तो पहले तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाने वाला है ना। अब मुझे बच क्या रहा है वो देखो क्लास, बड़ा ध्यान से सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देखो, 5 और माइनस और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा माइनस 5 अपॉन 4। क्या आपको ये बात समझ आई? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, लैम्डा लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर कैंसिल तो न्यूमरेटर में माइनस 5 अपॉन 4, और ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ तक ट्राई कर। आई वॉज जस्ट सीइंग ये क्वेश्चन कि हमने थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन गलत ले लिया, हमने XY अपॉन Z स्क्वायर ले लिया, मतलब हमें एक्चुअली सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, हमें जो सॉल्व करना है वो है XZ अपॉन Y स्क्वायर। तो जल्दी से इस वाले पार्ट को रिजॉल्व करेंगे। XZ अपॉन Y स्क्वायर, व्हाट इज X स्टूडेंट्स? अगर मैं X की वैल्यू ट्राई करता हूँ तो X है माइनस 5 लैम्डा बाई 2, सो X जो है आपका वो है 5 लैम्डा बाई 2। व्हाट इज Z? Z तो हमारा लैम्डा था, एंड व्हाट वाज Y स्टूडेंट्स? याद करिए Y क्या था, y हमारा था लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, दैट्स 4। आई होप बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है। मतलब हमने जो ये वाला पार्ट सॉल्व किया वो हमने एक्चुअली एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर लिख लिया था, जो कि गलत था, तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्चुअली एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर। तो फाइनली जब आप इसे रिजॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से आई होप ये जेड जो है हमारा लैम्डा से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि जेड जो हमने लिया है वो ऑब्वियसली लैम्डा लिया है। तो अगर मैं इसे फाइनली वर्कआउट करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? पहली बात तो आई होप आप सबको दिख रही है कि लैम्डा 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 कैंसिल हो जा रहा है, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, है ना, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा 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 स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। अब मुझे क्या दिख रहा है? ये 4 है ना, ये दिख रहा है 1/4, ये हो जाएगा 5/2। क्या आपको दिख रहा है 4 ऊपर जाने वाला है? आई होप आपको दिख रहा है ना, बहुत ध्यान से देखिए, ये 5/2, ये है 1/4, तो 4 उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 4/1, है ना। ये बेसिक सा ऑपरेशन आई थिंक आपको आता है। तो यहाँ से अगर मैंने बढ़ा तो 2 का 2 टाइम्स 4, 5 इंटू 2 10, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी। क्या सोल्यूशन आप सभी को समझ आया? थोड़ा सा लेंदी था ऑब्वियसली, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, पर इससे आपने आई होप काफ़ी कुछ सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अगर मैं नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करना शुरू करूं तो मुझे दिख रहा है कि आपको पता होगा www.magnetbrains.com पर आपको ये पूरा पैकेज जो 40 डेज़ का क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं आपकी IIT-JEE मेंस की तैयारी को कंसोलिडेट करने के लिए। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अंडर द पोर्टल अंडर द सेक्शन IIT-JEE। यहाँ पर आप 40 डेज़ आपके सेक्शन में जाएंगे, आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, आपको सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज डिटेल्ड मैनर में रखे हुए मिलेंगे। ये पुराना स्क्रीनशॉट्स है, हालांकि इसमें आगे सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली मैनेज्ड दिखेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप आप जानते हैं ये 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ाते हैं ऑब्वियसली, डेफिनेटली, एंड ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को समझे, जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स प्रॉपर्ली दिखाई देने लगेंगे। एंड आई होप यू नो दैट मैग्नेट ब्रेन्स का ये जो मॉड्यूल है दिस इज़ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल। मतलब आपको पूरी चीज़ें सब कुछ
एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पर मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप यू नो कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। सारे नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। और ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पैकेज क्रिएट हो रहा है, अगर ये आपको लगता है कि आपके दोस्त जो काफ़ी परेशान होंगे इस वक्त, उनसे भी शेयर किया जाना चाहिए, तो ज़रूर उनके साथ भी शेयर करिए। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।